आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज बजट ब्रह्मास्त्र। आज हम आपको आपकी भाषा में जो बजट आया उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में जो सेक्टर विशेषज्ञ हैं उनके जरिए आपको ये समझा रहे हैं कि भाई उस सेक्टर के लिए जो दिया गया वो कितना महत्वपूर्ण है और जो उम्मीदें थी वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक और उप मुख्य सचेतक रामकेश मीणा जी, बीजेपी से नीरज जैन जी हमारे साथ हैं, गौतम हॉस्पिटल से डॉक्टर मनस्वी गौतम हमारे साथ हैं, हमारे साथ 40 महिला विंग की प्रेसिडेंट नीलम मित्तल जी हैं, पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीए के तौर पर, कर सलाहकार के तौर पर रितुल पटवा जी हैं, विषय विशेषज्ञ मधुसूदन दादी जी हैं और एग्रीकल्चर से अतुल गुप्ता जी हैं। अतुल गुप्ता जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर को मैं रीढ़ की हड्डी मानता हूँ, बैकबोन मानता हूँ राजस्थान की, जिसके लिए 25 से 28% जो पूरा भागीदारी देते हैं, लेकिन 5 से 6% उसको बजट में हिस्सेदारी मिलती है। इस बार के बजट में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भाई आय दोगुनी होगी और किसान आत्मनिर्भर होते हुए 2 पैसे बचाएगा, तो क्या ये जो बजट है वो 2 पैसे बचाते हुए किसान को और सक्षम कर पा रहा है? देखिए, इन्वेस्टर्स का मौका मिलेगा। एग्रीकल्चर में जो किसान हैं, किसान के पास में औद्योगिक दृष्टिकोण मिलेगा, यहाँ से निर्यात का अवसर बढ़ेगा। यहाँ राजस्थान में प्रचुर संभावनाएं हैं कृषि की। भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए और उनकी आय 2 गुना से ज़्यादा जो है मजबूती से की जाए। आज आप देखिए, एआई टेक्नोलॉजी से, ड्रोन से व जो अधिक से अधिक उपज बढ़ा सके, ऐसी सीड व्यवस्था से यहाँ इस बजट के माध्यम से किसानों को जोड़ा जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण के आयामों से जोड़ा जाएगा। जैविक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, इन सब चीज़ों का जब प्रैक्टिकल आधार पे समावेश होगा तो आने वाले वर्षों में उसका आकार निकल के आएगा। यह बजट एग्रीकल्चर का बजट कह सकते हैं। यह बजट राजस्थान की विकास का एक समग्र विकास का बजट है और आप इसको देखेंगे आने वाले समय में कि ये एक प्रैक्टिकल आधार का बजट साबित होने वाला है। लेकिन एक और सवाल अतुल जी, क्योंकि कहा जा रहा है 50,000 सोलर पंप लगाएंगे, 1500 करोड़ के आसपास का खर्च आएगा, क्या ये पूरे तरीके से सरकार वहन करेगी या इसमें किसान का भी हिस्सेदारी होगी? देखिए, इसमें पीपीटी मॉडल आया हुआ है, इसके अंदर इन्वेस्टर्स का मॉडल दिया हुआ है। ये राइजिंग राजस्थान का एक हिस्सा है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसान उसको खुद संचालित करेगा। तो आने वाले समय में जब वो प्रैक्टिकल आधार पर अपनी भूमि के अंदर किसान जब इस काम को करेगा तो अल्टीमेटली 10 साल के बाद में जो आय होगी वो किसान के ऊपर ही रह जाएगी। इससे किसानों को अवसर मिलेगा औद्योगिक दृष्टिकोण को अपनाने का। सर, मैंने कल भी वादा किया था कि भाई मोटी भाषा में समझाऊंगा, मैं मोटा मोटा बताइए सर एकदम कि 50,000 सोलर पंप लगेंगे, एक किसान की जमीन है, ठीक है जी। अब सरकार 1500 करोड़ खर्च कर रही है, ठीक है जी। तो किसान की जेब से कुछ जाएगा या नहीं जाएगा, या मुफ्त बिजली आएगी बस, और जो जमीन पर सोलर लगेगा उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी वो जो कंपनी लगा रही होगी वो उसको बेचेगी? क्या ऐसा है, किसान का जो शेयर होता है वो 10 से 15% होता है। 70 से 80% भारत सरकार व राज्य सरकार मिलकर के अनुदान देंगे, ठीक है। ये एक इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है। तो इसमें पीपीपीटी कहां से आया? इसमें मॉडल जो है डिफरेंट जैसे बड़े स्तर पर एक करत करके यदि करने का जो विचार होता है उसमें बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं और वो अपना इन्वेस्ट करके यहाँ पर ये इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी तो वो सप्लाई करेंगे, वो बेचेंगे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो एक ग्रिल की व्यवस्था होती है वो परचेज करती है और उनका एक रेट जो है, अनुमानित रेट आज की तारीख में जो चल रहा है जो एक फिक्स रेट है उसका जो है रेट तय होता है और उस पर परचेज किया जाता है। मैं इसको और समझूंगा, लेकिन वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मैं बहुत सिंपल समझना चाह रहा हूं। देखिए, बड़ा साधारण सी बात है, जो 4 रुपए का रेट तय किया हुआ है वो स्टैंडर्ड रेट है इसका। जो रेट जितना उत्पादन होगा उतना उत्पादन किसान को उसके खाते में डाल दिया जाएगा। अब इसके लिए जो पैसा लगने वाला है वो पैसा भारत सरकार, केंद्र सरकार और किसान
तीनों मिलकर के लगाने वाले हैं। यदि सपोज दैट किसान के पास में पैसा नहीं है तो वो बैंक से ऋण ले सकता है या वो किसी भी बाहर के व्यक्ति से एक व्यापारिक समझौता करके इन्वेस्टर लेके आ सकता है। एक बहुत ही सरल तरीके से इस बात को मैं इसको फिर समझूंगा, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हो 10-15% किसान को देना, 20,000 रुपए तो किसान के पास होंगे सर, उसके लिए कर्जा लेने की जरूरत नहीं है और उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टर की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। मधुसूदन दादी जी, बतौर विशेष विशेषज्ञ सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई 6,10,000 करोड़ के आसपास का इस बार का बजट हो गया, कितने घाटे का ये बजट है सर? बीते साल से हमने 7 से 8% के इजाफे के साथ इस बजट को प्रोड्यूस किया है। क्या जो घोषणाएं हम करें और जिस मद में हमने पैसे को रखा है उस हिसाब से हम आय को अर्जित कर पाएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये बजट जो है बड़ा ही लोक लुभावना और बड़ा ही अच्छा बजट है ये, और इसके अंदर हर वर्ग को इन्वॉल्व किया है और सबको समायोजित करने का किसी न किसी प्रकार से उसको लाभ पहुंचे, इस पे चर्चा की गई है। और इसके अंदर हर वर्ग के अंदर प्रावधान रखा है, विद्यार्थी हो, युवा हो, जिसको स्टार्टअप शुरू करना हो, एआई पे इन्होंने विशेष तौर से ध्यान दिया, मेडिकल पे दिया है, एग्रीकल्चर पे दिया है, हर क्षेत्र में दिया है। पर जो आपका जो मुख्य प्रश्न है कि इसके अंदर जो पैसा है वो कहाँ से आएगा और इसका उपयोग किस प्रकार से होगा, ये वास्तव में ये एक विचारणीय बिंदु है कि सरकार ने ये बजट तो बहुत बड़ा बना दिया। 41% से ऊपर का बजट है पिछली बार की बजट की अपेक्षा, और भारत सरकार का जो बजट है उससे आधे से भी ज़्यादा का बजट है, 21 लाख करोड़ का। नहीं सर, मैं आपको रोक रहा हूं। 41% कैसे हो गया सर? पिछली बार का जो बजट था 5,57,000 करोड़ के आसपास का था। इस बार का बजट जो है वो 6,10,000 करोड़ 936 एग्जैक्टली इतना है। तो ये टेक्निकली 7 से 8% ही तो हुआ, 45% कहाँ हुआ सर? का बजट है 21 लाख समथिंग का बजट है सर। नहीं है सर, वो राजस्थान की जीएसडीपी है 21 लाख करोड़। हाँ। जो बीते साल 19 लाख करोड़ के आसपास थी, वो तो बजट नहीं है सर। हाँ। वो जीएसडीपी है। हाँ, पर बजट जो इन्होंने दिया है उसके अंदर जो उन्होंने प्रावधान रखा है, तो निवेशक जो यहाँ पे आए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह का बजट उन्होंने पेश किया और हर वर्ग को इन्होंने समायोजित करने का प्रयास किया है। अब आपका जो प्रश्न है कि इसको किस प्रकार सरकार इसको समायोजित करेगी, तो उसके लिए उनको एजेंसियों से कर्जा लेना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने प्रावधान दिए, सड़कें, लिंकिंग रोड वगैरह जो भी बनाएंगे, उसके लिए केंद्र सरकार से अथवा वर्ल्ड बैंक से इनसे इनको ऋण लेना पड़ेगा। और ऋण का भार जो है हमारे राजस्थान की जनता के ऊपर पड़ेगा। मैंने पूर्व में भी बताया था कि लगभग इसमें हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज का भार पिछली बार की अपेक्षा से। तो सर राजस्थान इकलौता थोड़ी ना है भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बजट एस्टिमेट के हिसाब से शायद 36% के आसपास टोटल ऋण है जो हमारे पास है। 2020-21 में उस वक्त के बजट एस्टिमेट के हिसाब से 40% था, 2018-19 में 37% था। उस हिसाब से तो कम है भाई। जितना बजट का साइज कैपिंग बढ़ेगा उस हिसाब से उस एस्टिमेट को चेक करेंगे ना सर हम। बजट तो आपने बढ़ा दिया, पर आवक का कहीं इनकम का अर्निंग का कोई स्रोत तो इसमें स्पष्ट बताया नहीं इसमें। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है 21 लाख करोड़ के फेर में आप सर फंस गए सोशल मीडिया से। नहीं, सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया के चक्कर में आ गए सर आप। नहीं, बजट 6,10,936 करोड़ के आसपास का है। मैं क्लियर कर रहा हूं सर, 7 से 8% का इजाफा है बस। रामकेश सर हमारे साथ हैं, रामकेश मीणा जी। क्योंकि देखिए अपोजिशन बहुत सी नकारात्मक नहीं कहूंगा, उनकी नजर में जो शायद सही नहीं है उसको वो आगे रखते हैं, लेकिन फिर भी भाई 2 घंटे 54 मिनट का बजट है, उसमें 4-5 पॉइंट तो ऐसे होंगे ना जो अच्छे होंगे, जो अपोजिशन को भी लगा होगा कि हाँ ये इस बजट में बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं उससे पहले बस इतना ही मैं समझना चाह रहा हूं कि कुछ 2-4 पॉइंट जो अच्छे आपके लोगे, और गंगापुर सिटी के लिए आपको क्या लगा कि भाई ये बेहतरीन कर दिया? ऐसा है जनाब, बजट कोई पूरा खराब नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। बजट में कुछ खास भी होता है, कुछ नकारात्मक बातें भी होती है, और लेकिन इस बजट में जो हमको देखने को मिला, एक तरीके से अगर इसका गहराई से अगर इसका अध्ययन करेंगे तो ये आंकड़ों का माया जाल है। 2.25 घंटे तक बजट को पढ़ा, बहुत सारी घोषणाएं पहले कर चुकी सरकार, करीब 2718 घोषणाएं पहले की थी, और उनमें से दो साल में जो घोषणाएं हुई उनमें से मात्र 784 घोषणाएं उनको अभी तक सरकार ने पूरा किया है। 900 है, जो भी है 900 मान लीजिए, 30% हो गई, 30% घोषणाएं।
और बाकी की जो घोषणाएं उनको अभी तक टच ही नहीं किया, अभी प्रक्रिया में डाल रखा है। नहीं, लेकिन वो उसी नई फाइनेंशियल ईयर के सुनिए, लिए थी सुनिए, सर। नई घोषणाएं फिर हो गई है। ठीक है। जबकि ये सरकार भारी आर्थिक दबाव में है, करीब 7 लाख करोड़ 7,22,000 करोड़ के कर्जे में है पहले से ही। और पिछली बार जब हमने देखा 1,22,000 करोड़ इन्होंने 210 बार में विभिन्न किस्तों में एक्स्ट्रा उधार लेकर के और अपना काम चलाया। ठीक है। और आज भी ये जो राजस्व घाटा है इस बजट का, वो लगभग 32,000 करोड़ इस बजट में घाटा। ठीक। और राजकोषीय घाटा जो करीब 72,000 करोड़ के लगभग राजकोषीय घाटा है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि इतने आर्थिक दबाव में सरकार काम कर रही है, इसीलिए ये आंकड़े जो उन्होंने रखे। 2013 में जब सरकार गई तो 5,87,000 करोड़ का कर्जा था। उस टाइम जब जो बाहर से लिया गया कर्जा था वो 37% था। तुलनात्मक बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप मेरे को आप जो है मेरा पक्ष ये है कि सरकार के पास अभी ऑप्शन है, क्योंकि केंद्र में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है। डबल इंजन की बात करते हैं। ठीक है। तो जब डबल इंजन है तो सरकार को जो सहूलियत मिलनी चाहिए केंद्र से वो सहूलियत नहीं मिल रही, इनका सामंजस्य वहां पर बैठ नहीं रहा है। और एक्स्ट्रा जो एक विशेष दर्जा जो स्टेट को मिलना चाहिए था, अगर विशेष दर्जा मिलता तो निश्चित रूप से स्टेट को फायदा होता। और पूरा ये बजट इस सरकार का तीसरा बजट है जी। और तीसरा बजट ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट होता है। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हम देखते हैं तीसरे बजट की जो घोषणाएं हैं वो इम्प्लीमेंट करने में सरकार अपना चुनाव का जो टाइम है उसको पूरा करती है। ठीक। तो इस बजट में जब हमने देखा शिक्षा के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, इरिगेशन के मामले, अब आप आते हैं ये ERCP का जो ERCP PKC का मामला था, भूल गई सरकार। मेट्रो की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, भूल गई, कोई जिक्र नहीं है इसमें। ठीक। इसी तरीके से बहुत सारी जो और योजनाएं हैं शिक्षा के मामले में, आप देखिए शिक्षा के मामले में विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला सर? केवल 550 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि लगभग 21,000 स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। आप जो 550 करोड़ रुपए दिए उनमें तो इन बिल्डिंगों की पुताई भी नहीं हो पाएगी। और एक मेरा बड़ा आरोप है कि आधा राजस्थान जो 70 कांग्रेस के जो विधायक हैं जी, उन विधायकों के क्षेत्रों को अगर देखा जाए, मैंने बजट को पूरा पढ़ा है, उन विधायकों का जहां से कांग्रेस के विधायक चुन करके आए हैं वहां पर इस सरकार ने इस बजट में कोई घोषणा नहीं की है। मेरे गंगापुर को अगर मैं देखूं, आप ये कह रहे हैं अभी मैं गंगापुर को, आप गंगापुर को अभी मैं देखता हूं, गंगापुर के लिए एक नए पैसे की भी घोषणा इस बजट में इन्होंने नहीं की। आप कह रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र को जीरो बजट मिला है? बिल्कुल जीरो बजट। गंगापुर में एक रुपए का भी इन्होंने घोषणा गंगापुर में नहीं की। और गंगापुर के साथ साथ और जितने भी विधानसभा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस जीत करके आई है जी, वहां पर इन्होंने भेदभाव करके उस क्षेत्र को विकास से अछूता छोड़ दिया। वहां सड़कों का जो खड्डे पड़े हुए हैं, पानी की कमी है, तो मरम्मत के लिए बिजली की 500 कमी करोड़ है, के आसपास दे तो रहे हैं सर। पूरी तरीके से उनके साथ भेदभाव करके और इस बजट को पेश किया है। ठीक है रामकेश जी, मैं मानकर चल रहा हूं आप ये कह रहे हैं कि भाई आपकी विधानसभा के जो किसान हैं उनके लिए योजनाओं में कुछ नहीं है, ये आंकड़ों के इंडस्ट्रीज में उसके लिए कुछ नहीं है, ERCP के लिए आज कुछ आपने नहीं देखा है, होगा, एक मिनट, आज आपने बजट में एजुकेशन के लिए भी नहीं है। वहां लोगों को जो बीजेपी के लोग हैं, मिनिस्टर्स को ही नींद आ रही थी, लोगों की रुचि नहीं थी जी। बिल्कुल इस बजट को निराश, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बजट लोक लुभावन नहीं था, सही था, इसलिए लोग ऐसा महसूस कर रहे थे। आपने कोई जो आपको, ठीक है, जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है जिसमें पूरे राजस्थान के लोगों को उम्मीद थी कि शिक्षा के मामले में सरकार कोई बड़ा बजट जो है इसमें जो जर्जर भवन है उनके लिए देगी। आज देखिए बड़ी शर्म की बात है, हमारे जो बच्चे हैं नौनिहाल बच्चे, 900 करोड़ के आसपास है सर, वो वहां जो है मंदिरों में पढ़ रहे हैं, के आसपास पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं जी, वहां बिल्डिंग नहीं है।
और शिक्षा अब इस पर जो तो मैं है, नहीं कहूंगा सर, स्टेट का मैं नहीं सब्जेक्ट कहूंगा, है। क्योंकि इस पे तो फिर शिक्षा सवाल तो होता है कि भाई 5 साल आपकी सरकार कितने नए भवन बनाए, मेरा किसी का सरकार नहीं से बने मतलब कोई भवन नहीं है। सर। आगे जो और मैं मुझे requirement अच्छा होती लगता है कि जो अपोजिशन का आवश्यकता चश्मा होती एकदम है, क्रिस्टल क्लियर उसमें होता काम करना है, चाहिए। वो सब वो देख रहा होता है जो गलतियां होती है, लेकिन सरकार आने के बाद नजरिया बदलता है। नीरज जी, क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि रामकेश जी अधूरे ज्ञान और अधूरे ध्यान के साथ यहाँ बैठे हैं। ईआरसीपी योजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, उसका पानी शायद गंगापुर में जाने वाला है, और जो मरम्मत जिन बिल्डिंगों की होनी है स्कूलों की, उसमें भी गंगापुर शायद शामिल होगा। और यमुना जल योजना के अंदर जो पानी आने वाला है शेखावटी के लिए, जो 32,000 करोड़ रुपए दिया है, उसकी जानकारी इनको शायद नहीं है। शायद इनको यह भी जाननी है राजकोषीय घाटा 8,000 करोड़ रुपया कम इस बार हुआ है, इनको यह भी जाननी है। बेरोजगारी का जो दर है वो 4% रह गई है, आपके समय मित्र 32% हुआ करती थी, और तो और महंगाई दर 1% से कम आ गई है, वो भी इसी समय हुआ है। और मैं और कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि युवा पढ़ रहा है, आपके समय आप बता दीजिए आरएसटीए की बात क्यों नहीं हुई? नकल लगातार हो रही थी, नकल माफिया लगातार पनप रहा था, तब इस प्रकार की योजना लाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 1 लाख, देखिए रामकेश जी, एक शब्द मैं बोला नहीं आपके बीच में, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। झूठ बोल रामकेश जी, तो मैं मेरी बात मुझे रखने दीजिए। 1 लाख युवाओं के, बात जब ही सुनूंगा 1 लाख जब युवाओं के आप जो है रोजगार का सच्चाई की भर्ती बात कैलेंडर हमने करेंगे। जारी किया मैंने है। आंकड़ों के रामकेश आधार जी, से बात की है मैं आपसे। एक शब्द नहीं बोला। 1 लाख युवाओं के रोजगार का भर्ती कैलेंडर हमने जारी किया। 1,43,000 प्रक्रियाधीन है जिनको रोजगार मिलने वाला है। कितनी भर्तियां हो गई? 91,000 को नौकरी कितनी दे दी। भर्तियां हो गई? और तो ये और तो सब हम इस विधानसभा बजट में में सुन घोषणा रहे है, हैं। रोज इस सुन बजट रहे में हैं। घोषणा है आपसे ज्यादा बात सुन रहे हैं 1 लाख विधानसभा में। युवाओं को मुख्यमंत्री आपसे ज्यादा स्वरोजगार बात सुन रहे हैं योजना विधानसभा में, में ये 10 सब लाख बातें। से ज्यादा का ऋण, ये सब चीजें उस आपने पर भी सुन रखी अनुदान है। दिया जाएगा। इनको कितनी शायद भर्तियां हो जानकारी गई? नहीं है। ये सब आंकड़े हैं। मैं जब- रामकेश जी मैंने इसलिए पहले कह रहा कहा कि हूं आंकड़ों कि में मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज कोई दिया, सरकार धरातल पे मुख्यमंत्री काम जी नहीं ने कर चैलेंज दिया रही है। विधानसभा धरातल पे कोई काम नहीं में कर कि रही 2 है। साल बना, ERCP 5 में साल कौन सा काम हो का गया? चैलेंज किया। ये कौन सा काम आपका हो गया? एक भी कौन सा विधायक टेंडर हो गया? उस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट सा करने को टेंडर हो तैयार गया? नहीं अडानी बुला रहे हो था। आप? आपका एक भी कौन सा विधायक टेंडर उस हुआ चैलेंज को ERCP एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। नब्बे लाख का इसलिए कह रहा हूं, ईसरदार का काम हमारे रामकेश टाइम जी में हुआ। सुनना नहीं चाहते। हमारा मैंने इनकी काम बात पूरे ईसरदार धैर्य के साथ सुनी, ईसरदार शांति नब्बे के का साथ काम सुनी। हमारे ईसरदार की बात के कर रहे टाइम हुआ है। हैं, बन रहा आपके बात, टाइम में कोई काम जाकर नहीं हुआ। देखिए आप, मोर सागर ये बन रहा सब है। चीजें हम सुन रहे हैं वहां ERCP पर। में श्री राम कोई जल काम सेतु नहीं हुआ परियोजना के धरातल पर। अंतर्गत 32,000 कोई काम करोड़ का नहीं है। काम प्रतिदिन नीचे ये सब चीजें हम सुन रहे हैं वहां पर। हम सुन रहे हैं, ये देखिए सवाल आइए। नहीं है, पाखंड की एक बात मिनट, आप एक देख मिनट, करके सवाल आइए। नहीं है। काम नहीं है। आप बात कर नीरज रहे जैन हैं, जी, आप बात नीरज कर जैन रहे जी, हैं। सवाल ये नहीं है। नहीं, नीरज जैन जी, केंद्र जी को बजट पर बात कर रहे हैं, एक मिनट। मैंने उनको 5 बजट मिनट पर बात कर रहे हैं, पहले नीरज जैन जी, मैंने एक मिनट, 5 रामकेश मिनट जी, धैर्य से सुना। रामकेश जी, वरिष्ठता का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन एक झूठ मिनट। कपोल कल्पित बात मत करिए। नीरज जैन जी, आपके समय नीरज बजट जैन होता जी, था बताइए। सिर्फ माइनिंग अच्छा, माफिया के लिए, क्या सात- आपके लिए बजट होता क्या था सात- बकरी माफियाओं के क्या लिए, 7 लाख आपके करोड़ समय का बजट कर्जा होता नहीं था है? नकल माफियाओं के हमने लिए, 5 साल में आपके कर्जा लिए नहीं लिया, आपके समय सरकार बजट ने होता था अभी 2 कई साल में माफियाओं के कर्जा लिए। ले लिया। आपने हमेशा अभी 2 माफियाओं साल के के लिए बजट की अंदर घोषणा कर्जा ले करवाई लिया। है। एक मिनट भाई, आज दोनों 7 प्लीज, साल के शासनकाल में नीरज जी, शिक्षा के लिए, प्लीज, स्वास्थ्य के लिए, एक मिनट भाई, प्लीज सर, प्लीज, शिक्षा के लिए, प्लीज, स्वास्थ्य के लिए, मेरे को किसी के रामकेश लिए नीरज जी, रुपया नहीं दिया भाई आपकी दोनों सरकार ही ने। मेरे को सीनियर हैं, आंकड़े रुकिए को एक समझा रहे हो, मिनट। आप नीरज जैन जी, जितना ही बात कर रहे नीरज हो। जैन जी, रामकेश जी ने एक सवाल किया कि भाई राम जल सेतु या ERCP, इसका इस बजट में कितनी बार जिक्र और कितना प्रावधान, ये बताइए। अरे हम तो कह रहे हैं कि इस बजट में जिक्र की जरूरत क्या, पिछले बजट में हम घोषणा कर चुके नहीं है ना जिक्र। 26,000 करोड़ रुपए लग रहा है ना। सुनिए, अरे मौके पे लग रहा है, जाकर देख कर आइए। मोर और केवल 700 विजेंद्र जी, मैं कह रहा हूं, भाई, एक मिनट, बोलिए भाई, चुप रहे, रामकेश जी, इनको बोलिए एक चुप मिनट। रहे। नहीं, वरिष्ठता का रुकिए, सम्मान रुकिए, है, रुकिए। वरिष्ठता का सम्मान अभी- है। अभी मैं ऐसा- इनके समय एक एक शब्द नहीं मिनट, बोला, ठीक है, ये ऐसा जब है, तक सुनिए, बोले मैं एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, एक मिनट, कपोल कल्पित इस बजट को बना रहे थे। अशोक गहलोत के समय नकल माफियों के लिए बजट होता था, हम सिर्फ आज के बजट की बात माफियों के लिए करें। बजट मैं होता था, आपको रोक रहा हूं भाई। माफियों के लिए बजट होता था आपके समय में। हमने कटार बंद ये किया। मुख्यमंत्री भजनलाल की हमने कटारों को सरकार बंद किया, है। आपने छुड़वा नकल दिया माफिया जेल के अंदर ये डेली होता है। है, नकल माफिया जेल के अंदर है। रामकेश जी, और नीरज जैन जी, माइनिंग माफिया, नीरज जैन जी, उनको लेकर नीरज कंट्रोल जैन करने जी, के लिए सख्त कानून नीरज बनाए जैन जी, हमने। भाई एक दिन तो ऐसा हो सकता है ना जिसमें कायदे से बात कर सके, एक दिन तो ऐसा हो सकता है, एक दिन भी नहीं हो सकता। अब एक मिनट में मैं दोनों को रोक रहा हूं, बात करना ही नहीं चाहते, दोनों को रोक रहा हूं। सुनना ही नहीं चाहते। नीलम मित्तल जी, मैं इतनी देर से बोल रहा नीलम मित्तल जी, मैम बताइए जरा, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग की बात करें, MSME सेक्टर की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, उसके लिए इस बजट में क्या रहा? नीलम जी, चुप रहिए। अब एक मिनट, नीरज जी, अब एक मिनट रुक जाइए, कटारों रुक जाइए।
किसने छुड़वाया? रामकेश मीणा जी, रामकेश मीणा जी, मेरी बात सुनिए। भी कर देना आप। बाबूलाल बहुत हो गया भाई। पैरवी कर रहे हैं, बाबूलाल अभी कटारिया जाने वाले हैं। नीरज जैन जी, और भी- अब बहुत हो आपने गया। छुड़वाया हमको। नहीं अब बहुत हो गया, प्लीज नहीं, उनको रामकेश जी, बोल रहे प्लीज विद रिक्वेस्ट सर, वो बोल रहे हैं। नीरज जी, जवाब दे रहे हाँ भाई, अब इंडस्ट्री आएगी पे- सर, इंडस्ट्री नहीं पे वो बोल जवाब रहे हैं दे भाई, रहा अब आपको कुछ सबकी बात पता आप है थोड़ी ना नहीं। करेंगे। इंडस्ट्री पे जवाब दे रहा हूँ। अरे सर वो नहीं, आपने मुझे नीलम जी, सवाल किया। नहीं मैंने उससे किया, नीलम मित्तल जी से किया, आप सुन नहीं आप पाए। दे दीजिए। हाँ कुछ प्लीज पता है नहीं और आप प्लीज सर, आप प्लीज एक बार सुनिए, बोलिए। देखिए, ये जो बजट आया है ये 1 साल का बजट नहीं है, इसकी नींव 2 साल पहले हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रख दी थी। जिस तरीके से ये फाइट कर रहे हैं बजट के आंकड़ों पे, ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। फाउंडेशन 2 साल पहले रखा गया और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो बिल्डिंग के फॉर्म में, वो इस बजट में आया है। ये पूरी तरीके से युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को समर्पित बजट है, जिसकी आशा हम राजस्थान में करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम आबादी जो कमा के देती है वो किसान कमा के देते हैं। तो इस बजट में अगर हम बात करें तो इन सब लोगों के लिए अपार संभावनाएं आई हैं। और एज एन इंडस्ट्रियल उद्यमी होने के नाते जिस बजट से पहले इसी मंच पे रखा गया था एक प्रस्ताव कि क्या इंडस्ट्रियल पार्क में महिलाओं की भागीदारी होगी, उनका रिजर्वेशन होगा, इस बजट में वो आशाएं हमें दिखती हुई नजर आ रही हैं। मैं किसी पार्टी की नहीं हूं, मैं एज एन इंडस्ट्रियल बात करती हूं क्योंकि मैं बिजनेस पर्सन हूं। इस बजट में वो हमें आशाएं, लखपति दीदी योजना 50 लाख से 1 करोड़ का बिना कोलेक्टरल लोन, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। विदाउट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दें, बस ऐसे नहीं, वो समझ लखपति योजना है लखपति एमएसएमई दीदी। के लिए, सॉरी इट्स माय, हाँ, दोनों अलग-अलग एमएससी के है ना, लिए मैं 50 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण कर दिया गया है। वो छोटे छोटे जो उद्यमी महिलाएं हैं जो आज तक काम मांगती थी, वो देने के लिए अब तत्पर होंगी। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए जो इस बजट में प्रावधान रखा गया है वो सराहनीय अच्छा, है। ग्रामीण बीपीओ उसको कैसे देख रहे हैं? वो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज नहीं है उसका। हाँ बोलिए। मैं इसमें उद्योगों की बात ही कर रहा हूं। आप देखिए कि प्रतिदिन 8 उद्योगों को हम जमीन आवंटन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि 1500 से ज्यादा उद्योगों को अभी तक 800 एकड़ जमीन हमने दी है। 1500 का मेरे को आंकड़ा ध्यान था, 1700 को 800 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट हुआ। टेक्सटाइल पार्क्स बन रहे हैं। और जब ग्रामीण बीपीओ की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपया उन ग्रामीण महिलाओं को मिलने वाला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि 1 लाख से 1.5 लाख जो किया गया वो इसमें किया गया। साथ ही लखपति दीदी की जो बात कर रहे हैं, 16 लाख लखपति दीदी, जिनको मैं ये जानना चाह रहा हूँ नीरज जी, क्योंकि 1 मिनट बोलूंगा, बोल लीजिए प्लीज। रामकेश जी को क्या बोलना है? कोई बात नहीं, बोल लेने दीजिए। ध्यान ना कुछ चाहिए नहीं है, भैया, मानना सरकार कुछ नहीं सुनना है। चाहिए। ये सरकार जो है ये मानसून की तरह होती है, इंद्र भगवान की तरह होती है। जब बरसात होती है और इंद्र भगवान जब आवाज सुनते अरे हैं तो अशोक उसको- गहलोत जी के समय बरसवा लेते अपने यहाँ पे गंगापुर में, रामकेश जी, तब 1 रुपए का काम नहीं हुआ। अरे सुनिए, 1 मिनट 1 रुपए का काम नहीं हुआ आपके शासन के अंदर। अरे सुनिए भाई, बद्री माफिया, अरे गो सुनिए, माफिया, अरे सुनिए, मार्केटिंग सुनिए, माफिया को नीरज पकड़ने का जैन, काम हुआ। नीरज जैन जी रुकिए ना भाई, सुनिए तो सही। उनको कोयल की भी आवाज सुननी होती है, उनको कौवे की भी आवाज ठीक बात सुननी है। होती है। बजट से पूरा राजस्थान प्रभावित होता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। हेलो, और हमारे संविधान में जो प्रावधान है जी, और संविधान ने जो सहूलियत दी है वो इक्वलिटी की दी है, लिबर्टी की दी है, जस्टिस की दी है। जस्टिस में आपको सोशल जस्टिस भी करना है, पॉलिटिकल जस्टिस भी करना है, इकोनॉमिक जस्टिस भी करना है। जी, तो जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर तबके हैं, जो किसी कारण से विकास से छूट गए हैं जी, और जिनको सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है, जी, जो आज पैसे वाला जो पूंजीपति है, वो बजट में अगर उसको कोई अगर सहूलियत नहीं रामकेश जी मिली तब भी सीधा काम सीधा चला बात लेगा। करते हैं भाई, इसमें जाति लेकिन जो आधारित थोड़ी ना weaker बजट section होता है। कमजोर वर्ग है, किसान अपने आप में एक वर्ग है, उसमें कोई जाति धर्म थोड़ी ना है कि भाई नहीं, समानता इसमें समानता की धर्म बात जाति का आएगी। मतलब नहीं है। एजुकेशन अपने आप तो में एक वर्ग है, इसमें महिला जो अपने है, आप में एक वर्ग है। अब आज आप देखिए, इंडस्ट्री अपने आप में एक वर्ग है। मेरा सर, इतना सा कहना है उसमें थोड़ी ना कि डिस्क्रिमिनेशन है। एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य का सब्जेक्ट है जी। और एजुकेशन के मामले को लेकर के पूरे विधानसभा में हल्ला मचा हुआ है। जब से झालावाड़ में जो घटना हुई है जी, उसके बाद में पक्ष और विपक्ष दोनों चिंतित हैं जी, और ये परेशान है कि इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट उसमें कर रहा हूं बड़े सर, बड़े आप एक बजट की मॉनिटरिंग कमेटी अपेक्षा रखिए थी, जिसमें अब तय हो इन्होंने कि भाई ये 900 550 करोड़ रुपए जो देकर दिए के और गए छोड़ दिया, हैं, वो जो 900 करोड़ 550 दिए गए करोड़ हैं रुपए में रामकेश पुताई जी, भी नहीं हो वो पाएगी। खर्च हुए नहीं हुए, जर्जर अभी भी मकान, आज की जर्जर जो तारीख में स्कूल है, वो बच्चे सही जो हुए नहीं हैं हुए। बाहर ताकि अगले बाहर साल हम पेड़ों ये के बात कर नीचे सके पड़ भाई रहे हैं। 900 करोड़ में से हुआ ही नहीं खर्च। अभी तो 900 करोड़ दिया है ना,
भाई दिया ही है। करोड़ अब 500 ये करोड़ तब तो इंटरेस्टिंग है कि आप बताएं कि भाई बीते साल इतना दिया था, खर्च किया नहीं हमने। जर्जर है, ठीक है, 21,000। हमारे साथ ऐसे विधायक में बड़े चंद्रभान बजट आकिया जी भी जुड़ गए अपेक्षा थी, हैं, उस पे उनसे भी सरकार बातचीत फेल हो करेंगे। चुकी है। लेकिन अश्विनी सर, क्योंकि जो इनोवेशन है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट है, जो एजुकेशन है, जो आईटी है, वो सब कनेक्ट होती है और राजस्थान को सबको साथ लेकर चलना है। और राजस्थान में बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो इससे पहले सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया और वहां से एक रेवेन्यू मॉडल क्रिएट हो सकता था। इस बजट के जरिए क्या उधर फोकस किया गया है अश्विनी सर? देखिए, ये बजट में सबसे अच्छी बात ये रही कि युवाओं को भी फोकस किया गया है और स्पेशली टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो हर सेक्टर में किया गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मॉनिटरिंग सिस्टम हो, चाहे पावर सिस्टम हो। तो ये एक अच्छी बात रही। दूसरा ये कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो कि स्किलिंग का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, जिसके ऊपर हम बातें करते रहे, इस बार आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए एक प्लान किया गया है। और ये प्लान किया गया है कि कैसे भी करके हम युवाओं में एक स्किल डेवलप करें, उनको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, उनमें कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्लान किया गया है कि एक यूनिवर्सिटी में एक कैंपस खोला जाएगा, एक डिवीजन खोला जाएगा जो कि युवाओं को इस तरह की स्किल डेवलप करे। आप ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें, ग्रीन प्रोजेक्ट भी हो गया साथ में। ये एक मेन सबसे बड़ी जो किया गया है कि क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो एक ये प्लान किया गया है कि हम AI बेस्ड एजुकेशन को कैसे प्रमोट करें, बच्चों को कैसे सिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है। नहीं, मैं वही आपसे जानना चाहता हूं सर। अभी तो हिंदी, इंग्लिश, आप समझ रहे, मैथ, इसको पढ़ाने वाले टीचर नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं कायदे से। हम बात करें AI ड्रिवन प्रोग्राम्स की, हाँ, है ना, और स्टार्टअप्स प्रोग्राम की। यस। तो हम क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी ना करें? हम ये सोच सकते हैं कि भाई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 स्कूल, 20 स्कूल या 10 कॉलेजों के अंदर हम इसको शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से डिविजनल लेवल पे तो ये हर हालत में चालू हो जाएगा इसी साल। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें शायद कोई टारगेट नहीं है कि भाई कब तक टारगेट नहीं है, पर जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज प्लान कर रही हैं, और जैसा मैं अभी खुद भी बोर्ड पे हूँ जोधपुर यूनिवर्सिटी में, तो देख रहा हूँ ऑलरेडी वाइस चांसलर्स ने इस बात पे एक्शन लेना चालू कर दिया है कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना है और टेक्नोलॉजी का उसमें इन्वॉल्वमेंट ऐड करना है। तो डेफिनेटली ये सेकंड थॉट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी ट्रैफिक सिस्टम में AI का यूज़ किया या जो सिग्नलिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम ये प्लान कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए युवाओं को बेस बनाते हुए युवाओं की किस तरह स्किल डेवलप की जाए, किस तरह उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए, जिससे कि आने वाला युवा नौकरी क्या है कि मैं, क्योंकि बाकी भी पैनलिस्ट है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक समस्या है। वो समस्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की समस्या ये है कि आज जिनको हम स्किल कर रहे हैं ना, वो आज से 5 साल आगे फिजिबल है या नहीं, है बड़ा क्वेश्चन है। इवन वर्तमान स्थिति में वो फिजिबल है या नहीं। सेम सिचुएशन स्टार्टअप्स के साथ है कि हम इनोवेशन के साथ कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं या करंट सिनेरियो में जो चल रहा है उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर पैसा खर्च होना है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा है कि जब तक राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं आएंगी, जब तक हम लोगों को, बच्चों को, युवाओं को स्किल बेस्ड एजुकेशन दे भी देंगे थ्योरेटिकली, तो उसको रोल आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक कहीं ना कहीं विजन इस बजट में डालना पड़ेगा या डालना चाहिए था। अच्छा, जहाँ पे हम इंडस्ट्री टाई अप कर सके। इस मद में कुछ पैसा रिजर्व रखा है हमने? हाँ, इसके लिए इन्होंने मद में पैसा रखा है, जहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री से, एंटरप्रेन्योरशिप से प्लान करेंगे। चंद्रभान आकिया जी, क्योंकि देखिए बीजेपी की नज़र से बजट अच्छा है और मैं कह रहा हूँ मेरे मैक्सिमम पैनलिस्ट की नज़र से भी बजट अच्छा है, वो जितना इसको समझ पा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पहला बजट परिवर्तन बजट, दूसरा बजट ग्रीन बजट, तो सबसे पहले तो यही बताइए इस बजट को हमने नाम क्या दिया है सर? मैं पिछले 30 बार विधायक हूँ जी, और मैंने गहलोत साहब का बजट भी देखा है और वसुंधरा जी का बजट भी देखा और ये बजट भी देखा है। और बजट फाइनल करने से पहले या सभी MLA को बुलाया गए, सबसे बातचीत भी करी, नीचे चर्चा भी करी, अधिकारियों से चर्चा भी करी और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी इन्होंने काम किया है। जहाँ जहाँ जिस रोड मैप का जो भी काम बाकी थे, यहाँ कहीं रोडों का काम बाकी था, कहीं पुलियों का काम बाकी था। अभी रामकेश जी कह रहे थे कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी क्या बजट, कैसे क्या बजट हो सकता है, तो स्कूलों के बजट पे भी उन्होंने काफ़ी पैसा दिया है। और हमारे ज़िले में DFT फंड से भी हम लोगों ने जितने भी स्कूल थे वहाँ सब लोगों को कमरे भी दिए, बिल्डिंगें भी दी और काफ़ी बजट, अच्छा बजट मैं कह सकता हूँ, इससे अच्छा बजट इस कंडीशन में मिल नहीं सकता था। और इसमें बहुत ही अच्छा बजट भजनलाल जी
शर्मा जी ने और दिया कुमारी जो बजट दिया है। और लंबा मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की कोई कटास वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। गहलोत साहब का बजट भी मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक देखा है और वसुंधरा जी का बजट भी देखा, और इतना बजट वास्तव में जिन एमएलए को आशा ही नहीं थी कि इतना बजट अच्छा मिल सकता था। और लेकिन यहाँ देखिए, मैं उन्होंने आपको ये भी नहीं माफी के साथ देखा। रोक रहा हूं, रामकेश जी हमारे साथ हैं। आपके आने से पहले उन्होंने कहा कि भाई उनकी विधानसभा को कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा मेरी नहीं, जो अपोजिशन के जो विधायक हैं उनकी विधानसभा को कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि सबकी मांगे पूरी हुई, तो क्या अगर सिर्फ जो रामकेश बीजेपी जी ने समर्थित है उन्हीं की मांगे पूरी नहीं, हुई? मैं बात में रामकेश जी चंद्रभान जी सुनिए, जी जी आपके पास बजट की कॉपी है, अब तो सबके पास आ गई है कॉपी, आप देख लीजिए उठा करके। हो सकता है कि इन्होंने मांगा मतलब नहीं हो, इतना इन्होंने बातचीत भेदभाव, नहीं करी हो, इन्होंने इतना ये भी हो भेदभाव सकता है कि आपने रामकेश कभी जी ने देखा मांगा ही नहीं। ना हो। मैं एक बात बताऊं आपको, रामकेश जी, आपने अगर देखा हमने कि क्या- कभी क्या- नहीं अगर देखा, मैं भी तीसरी बार रामकेश जी बताया, मैंने कभी नहीं देखा ने ऐसा। वहाँ की रिक्वायरमेंट कोई दिया हो, इस प्रकार का कोई बात कोई करी हो, requirement CM से सारा मिला हो, लिख इस करके प्रकार की दिया, कोई बात नहीं मेरा ही आप नहीं है। नहीं आप- रामकेश मेरा ही जी, नहीं है, आप आप दूसरे और मैं जितने पहले विधायक- 5 साल तक गहलोत साहब के राज में भी आप भी विधायक थे, मैं बीजेपी से विधायक था, अब की बार मैं भी निर्दलीय विधायक हूँ, जी। पर आपने भी बजट भी आप लोगों ने देखा है, मैं विपक्ष का बजट भी देखा है, मैंने सरकार का बजट भी देखा, और इस बार निर्दलीय होकर बजट भी देख रहा हूँ। वास्तव में मेरा इतना अच्छा बजट, इससे ज़्यादा कोई अच्छा बजट हो नहीं सकता था। आप लोगों ने कोई रिक्वायरमेंट दी हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट के अनुसार काम भाई नहीं किया। ऐसा है अगर आप अभी भी, मैं आपको कह सकता हूँ, अभी सप्लीमेंट्री में भी लास्ट में सीएम साहब भाषण देंगे या बात करेंगे, उस टाइम भी अगर आप बताएंगे तो इस प्रकार हम लोग बात करके दिलवाएंगे। पर इस प्रकार का अपन कुछ मांगे ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, अपना मुद्दा ये है कि अपने विपक्ष वाली बात ही करनी है हर चीज़ को, तो वो बात अलग है। उस नज़रिए से तो आपका जीरो हो सकता है बजट, पर अगर उस नजरिए से नहीं देखे, अगर आप वो देखें वास्तव में सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया, जीरो तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। नहीं मैं क्या, देखो मेरी बात तो सुनो, आज डोटासरा जी है, रामकेश जी है, इनका देना स्वाभाविक है, इनको वापस कहीं न कहीं उस चीज को फॉलो करनी, इसलिए वरना इससे अच्छा बजट इसमें हो नहीं सकता है। डॉक्टर मनस्वी गौतम, हर तरह से बहुत अच्छा मेडिकल सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसमें खास रहा? क्योंकि पिछली बार का मेडिकल सेक्टर जो था वो 8.4% के आसपास था, और वो पूरे उत्तर भारत में, हिमाचल को अगर हम छोड़ दें तो पूरे उत्तर भारत में बजट का सबसे ज्यादा जो कैपिंग थी वो राजस्थान में थी। इस बार क्या रहा? देखिए, निजी तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि मैं एक मनोचिकित्सक हूं और मानसिक स्वास्थ्य पे इस बार काफ़ी चर्चा की गई है और बात की गई है। बहुत अच्छा किया। ये पहली बात, तो ये तो एक बहुत अच्छी प्रोत्साहित करने वाली बात है कि मानसिक स्वास्थ्य पे इन्होंने बात करी है, उसको गहराई से सोचा है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अवॉइड हो गई थी, जीरियाट्रिक केयर के ऊपर इस बार बात की गई है कि बुजुर्गों के लिए विशेष हम जो हैं इसके ऊपर करेंगे। ये क्या है, जरा समझाइए। कि कुछ सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जहां जीरियाट्रिक केयर को प्रमोट किया जाएगा। जैसे इन्होंने नियोनेट्स के लिए, बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया है, जेकलोन को करेंगे, उसी प्रकार से एसएमएस को इस तरह करेंगे, आरएचएस को करेंगे, जिससे कि जीरियाट्रिक केयर को ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। लेकिन जो मुद्दा है वो बुजुर्गों की केयर होगी, बुजुर्गों की केयर होगी, ज़्यादा बेहतर बिल्कुल डेडिकेटेड उसके ऊपर स्पेशलिटी को उसको डेवलप किया जाएगा। तो अगर हम देखें तो जो इन्होंने किया है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस ढांचे को ज़्यादा सुधारने की तैयारी की है, उस ढांचे को विस्तार दिया है। बजट का मतलब ही है। हाँ, पर एक बात जो मुझे लगता है जिस चीज़ की आवश्यकता है वो ये भी है कि जो निजी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अब भी इसमें रह गया है, और निजी सेक्टर जो है वो तकरीबन 70% केटर करता है और 30% केटर करता है गवर्नमेंट सेक्टर। और निजी सेक्टर को समाहित करते हुए अगर बजट के अंदर उसके लिए कुछ अलग से अमाउंट दिया जाता है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर तौर पे जाने आपको सुने, और आप जिसका जिक्र आके भाई कर रहे हैं कि भाई अभी मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसमें हो सकता है कुछ हो। जी, अगर वो होगा तो वो और ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। जो एक चीज़ बहुत अच्छी की है वो है स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ट्रेन किया जाएगा, जिससे कि आधारभूत सुविधाएं, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर भी नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल जानकारी जागरूकता नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे फोर्स तैयार की जाएगी जो उस पर हेल्प, पर साथ ही साथ हमको उसको स्किल को एनहांस करना। ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं है भाई राजस्थान में? ऐसे कौन से इलाके? सर देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं लेकिन उनके अंदर मेडिकल एजुकेशन को
इन्वॉल्व करके जिस हिसाब से बात करी इस बार कि उनको ज़्यादा तत्पर किया जाएगा, ज़्यादा उनको जागरूक किया जाएगा कि हेल्थ के बारे में वो बात कर सकें, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनकी स्किल्स एनहांस की जाएंगी, उसके ऊपर जो जोर दिया जाएगा। तो इसके लिए कितना बजट रखा गया है? उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास में नहीं है, पर इस बार जो मैंने पढ़ा, आप ये कह रहे हैं राजस्थान में, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2-3 लाख तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे ही, या इससे भी कम है? इतने तो होंगे, मैं मानकर चल रहा हूँ। उन सबको ट्रेन किया जाएगा या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहीं से शुरू किया जाएगा? सर जी पायलट प्रोजेक्ट पे के हिसाब से शुरू करेंगे या वो तो इनको आगे तय करना है, पर जो इन्होंने बात जो रखा है कि ये बिंदु इन्होंने इस बार चर्चा में उठाया है कि इसके ऊपर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये एक सोच जो है वो एक पॉजिटिव सोच है कि अगर आप आंगनवाड़ी लेवल पर लोगों को सशक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पूरा ढांचा जो है वो मजबूत होगा। ठीक है। हमारे साथ सुरेश शाहपुरा सर भी जुड़ गए हैं, शाहपुरा होटल इंडस्ट्री से। सर, होटल इंडस्ट्री के लिए क्या रहा, क्योंकि जहां टूरिज्म होता है वो होटल इंडस्ट्री होता है, और टूरिज्म राजस्थान की बैकबोन के तौर पर है, तो होटल इंडस्ट्री को क्या वाकई में बैकबोन मानते हुए उसको जो हम डिमांड कर रहे थे और जो हम बीते 5-6 महीने से आप कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, इसकी नीड है, क्या वो हो पाया? बिल्कुल हो पाया। देखिए, प्री बजट जब हमने सबमिशन दिया था उसमें न्यू डेस्टिनेशन के लिए हमने भरतपुर, डीग और करौली वाला एक सेक्टर है, उसके लिए हमने अवेयरनेस के लिए कहा था कि साहब ये चीज़ पूरी आइसोलेटेड है, इसको हमारे को सेल्स और मार्केटिंग चाहिए। वहाँ पे अब जिस तरीके से उन्होंने एक ब्रिज कन्वेंशन के लिए बारे में बोला, ये एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ कन्वेंशन सेंटर्स बनते हैं वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, चाहे वहाँ माइस हो चाहे वहाँ वेडिंग हो, वो पूरा एरिया उससे विकसित होता है पर्यटन के अंदर। जी। सेकंड एरिया जो था, जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड था, वो जोधपुर से लगता हुआ जालोर, बाड़मेर, ओसियाँ, वो एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि अगर टूरिज़्म के अंदर उसको प्रमोट किया जाए तो एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है। कम से कम 2-3 दिन की आइटनरी टूरिस्ट के लिए बन सकती है। शेखावाटी हवेलियों की हमने बात करी, वो भी इस बजट के अंदर लिया गया है, इज़ वेरी वेलकमिंग। वहाँ पे 660 जो हवेलियों से ज़्यादा उन्होंने चिन्हित करी है, उसका फ्रंट फैसाड को डेवलप करेंगे, उसकी जो स्काई लाइन है उसको वो लोग मेंटेन करके रखेंगे। ये सब चीज़ें टूरिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री गेट्स के बारे में बात करी गई है, साथ साथ में जैपनीज़ इंग्लिश गाइड्स जिनकी आज सबसे ज़्यादा जरूरत है उसको भी इसमें लिया गया है। तो चीज़ को हाँ, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। टूरिज़्म सर इन्हीं चीज़ों का है, होटल इंडस्ट्री हो चाहे वो कुछ भी हो, पर्यटन के अंदर जब तक स्टेट इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा तो होटल इंडस्ट्री नहीं पनप सकती है। बिकॉज नए डेस्टिनेशन किसी भी राज्य में सरकार अगर उसका प्रचार प्रसार करेगी तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली जो ये डेस्टिनेशन जो 2 अभी लिए इन्होंने, थार और ब्रिज, इसमें आप देखिए कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो आपका माइग्रेशन है, केवल मात्र पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो आपका माइग्रेशन हाथों हाथ रोक सकता है। तो हमारे हिसाब से फेडरेशन के एसोसिएशन राजस्थान के जितने भी हैं उनके हिसाब से बजट बहुत वेलकमिंग है। प्रचार प्रसार के लिए जो हमने इनको बताया था, आपके साथ में भी जब डिस्कशन हुआ था कि विदेश इनबाउंड टूरिज्म जो हमारा पर्यटक है उसके अंदर कोविड के बाद में गिरावट आई है, उसको ऊपर ले जाने के लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्ट और ऐसी सिटीज़ के अंदर हमारे को रोड शोज करने चाहिए। उसके लिए भी हमने प्रपोजल दिया है, देखते हैं आगे उसमें क्या सफल होता है। तो आप खुश हैं इस बजट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में से 8 नंबर देंगे। 2 कहाँ के काटे? 2 इसमें रेगुलेटरी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इन्होंने इसमें डाला है, बट उसको अभी तक फाइन ट्यूनिंग नहीं करी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रेगुलेटरी में से कौन कौन सी चीजें हैं वो हटाएंगे। अगर वो सामने आ जाए, कुलधरा को लेकर इन्होंने कहा कि भाई उसको टूरिज्म स्पॉट के तौर पर हम यूज करेंगे, तो उसमें कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि वो वैसे भी अभी तक वहाँ पर्यटक जाते हैं, ऐसे नहीं कि जाते नहीं। पर्यटक तो वहाँ पे जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से वहाँ का इंफ्रा डेवलपमेंट करने की बात है उसमें अब ये कितने स्पीड से काम करते हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलम जी, क्योंकि हम लगभग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और लगभग ये सब कुछ तय हो चुका है कि भाई एग्जीक्यूशन बेहतर हो गया तो बजट बहुत बेहतरीन है। तो एग्जीक्यूशन में आपको क्या क्या लग रहा है कि भाई किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करें कि बजट जब हम अगले साल बात करें नेक्स्ट बजट पर तो हम कह सकें यहीं बैठकर कि भाई मैक्सिमम एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि एग्जीक्यूशन बेहतर था? देखिए, एग्जीक्यूशन की बात आती है, राजस्व में जितना भी बजट हमारे पास आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज बजट की एक संभावना को लेकर बजट को पारित किया गया है, कितना राजस्व में अपने पास बजट आएगा उसके बाद एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा। बट जो 3 सेक्टर हैं, युवा, किसान और महिला, इन पे लास्ट 2 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है और एग्जीक्यूशन के वे में भी अच्छा काम होगा। इन्होंने इस बार जो 2 बहुत अच्छे स्केलिंग वाले काम करे हैं वो है स्किल डेवलपमेंट। हमेशा धरातल पे बात होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कभी भी बात नहीं होती है। इस
इस बार ये संभावना है कि स्किल डेवलपमेंट में कुछ अच्छा होने जाने वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज समस्या भी बनी हुई है और समाधान भी अच्छा क्या? AI का, वही मैं बता रही हूँ आपको कि जो AI का है, इन्होंने 24/7 मॉनिटरी स्किल डेवलपमेंट के AI सेंटर जो ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी होंगे, इसका जो अनाउंसमेंट किया है, ये मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा एक ड्रास्टिक अनाउंसमेंट है एज एन महिला उद्यमी होने के नाते, क्योंकि ये आज बच्चे से लेके बुजुर्ग तक की सबकी ज़रूरत है। तो इम्प्लीमेंटेशन का आंकड़ा जब नेक्स्ट बजट आएगा तब हम बात करेंगे, क्योंकि अभी 2 सालों में अगर इनका 33% सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है, जो 2718 का आंकड़ा जो ये बता रहे थे उनमें 900 के आसपास। हाँ जी, वो 900 के आसपास है और 240 ही ऐसे हैं जो अनटच्ड है। आज अगर आप पेपर की न्यूज की हेडलाइन देखें तो केवल 240 देख ऐसे लीजिए हैं मैम, हम जो पहले आज बता तक, देते हैं। यस, 200 आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी सक्सेस इन्हीं आंकड़ों पर आती नहीं, है। उसमें 2 चीजें होते हैं ना। अब इस बजट को भी अगर हम देख लें, 3 तरीके से इसमें घोषणाएं होती जी। हैं। एक जो इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक जो अल्पकालिक होती है, एक मध्यकालिक होती है, एक दीर्घकालिक होती है जो 2035, 37, ये जो 47 बजट अगर हम देखें तो ये बजट आज और कल और आने वाला परसों का नहीं है, ये बजट 2047 को लेकर बनाया हुआ बजट है। तो आप ये कह रहे हैं 900 घोषणाएं वो थी जो अल्पकालिक थी, वो पूरी हो गई। बिल्कुल, वो पूरी हो गई, एग्जैक्टली। बजट पेश हो रहा है। देखिए सर, आपको केवल बीजेपी के अगेंस्ट बोलना ना, मैं बीजेपी की हूं ना मैं कांग्रेस की हूं। 2026-27 आप अच्छा ही नहीं देख सकते कभी भी जिंदगी में, ये आपकी एज में आ रहा है। क्या मतलब रामकेश जी, अगर मैं गलत नहीं तो 2022-23 के बजट के अंदर 2030 का लक्ष्य दिखाया गया था। गहलोत साहब ने 30 का लक्ष्य दिखाया था, अगर मैं गलत नहीं। बार बार आप वो भी 22 कर रहे हो कि आप का 2047 का के लिए बजट नहीं है, 2026-27 का बजट। अरे सर, उसमें ये भी तो होगा ना कि भाई 2026-27 में भी विधानसभा में 2027 में क्या करना है। लघु जो देश 2700 घोषणा है, 2700 आपने जो घोषणा की थी उसमें से मात्र आपके अनुसार केवल 900। जहां तक मुझे लगता है वित्त मंत्री में इनका स्थान दे देना चाहिए था और राजस्व बजट भी इनको दे देना चाहिए था। चंद्रभान जी, फिर देखते कि ये क्या रामकेश जी का करते हैं। दोस्त नहीं है, वो उप सचेतक है सर, उनको पार्टी की तरफ से नजरे से देख के उसको नहीं, पार्टी का follow मतलब नहीं करना है। आप ये जब तक न्यूज़ मैं वगैरह तो उस हकीकत प्रकार बता का रहा हूं, पार्टी का क्या आपके मतलब है फर्स्ट इसमें? इंडिया में इस प्रकार का उनको सर, आप सभी देख रहे हैं। comparison कर रहे हो, कांग्रेस का हर बजट नेता उनको discuss देख कर रहे रहे हैं। हो। 1800 घोषणाओं को पहले पूरा करोगे या इसलिए ये वो नहीं है देख जो 1000 और घोषणा होगी सर, आप बजट डिस्कस करना है, पार्टी नहीं। रामकेश जी, आप तो 5 साल का गहलोत साहब का बजट को उठा के देख लो। लास्ट में उन्होंने घोषणा करी, एक भी काम धरातल पाया हो तो बता दो। पिछले सारा आ गया ना, IPT एक भी घोषणा की, मैं कैसा था चित्तौड़गढ़ जिले का घोषणा हमने की थी, आपने मेट्रो की घोषणा, एक भी कुछ नहीं, मेट्रो की बार बार घोषणा कर रहे हो। मेट्रो में एक नाम भी लिया है कि मेट्रो का एमपी लिखने में आया क्या? मेट्रो का काम नहीं किया रामकेश जी, प्रमोशन हो सकता है आपका इतनी बातों से, मेरे लगता है। आपने मनरेगा में अच्छा, अभी ठीक है, आपने जो रामकेश जी, बीबी जी राम जी है, अब ये 40% का आपने जो केंद्र ने आपके ऊपर डाल दिया, एक पैसे का भी आपने प्रावधान नहीं किया। जब मनरेगा का काम वहां नहीं चलेगा, ये इंपॉर्टेंट तो है। आप एक देखिए, मिनट, आप बताइए। रामकेश जी, इसका जवाब लाखों- देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। करोड़ों चंद्रभान लोग जी, हैं। चंद्रभान जी, इंपॉर्टेंट है भाई। अगर वीबी जी राम जी, मैं निकाल अगर वो सेंटर और स्टेट ओरिएंटेड योजना हो गई और 40% अगर स्टेट को देना और 60% अगर सेंटर देगा, और आपने 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है इस बजट में, क्या इसका प्रावधान है कि कितना हम इसमें देंगे? चंद्रभान आके जी, एक बात मैं कह रहा हूं सर, नरेगा में जो काम होते बीबी जी राम जी, एक जी, अब पहले नरेगा में जो काम होते थे उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको। जहां ही पे धरातल पे मैं प्रधान भी रहा हूं और फिर लंबे टाइम तीसरी बार विधायक हूं, एक भी नरेगा में ऐसा काम नहीं हो सकता उसको अपन गिनाने लायक या नीचे के। आज के जो सर मजदूर क्लास के लोग हैं, जो लोग हैं, उनको अपन को केवल नरेगा के भरोसे छोड़ दिया है और ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। आज जी राम जी, ये जो बजट आया है, भले एक मिनट रामकेश जी, मेरी बात सुने, मैं कोई आपकी कटास नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ आज जो पक्के काम होंगे या अच्छे काम होंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे, तो धरातल में वही पैसा उस जगह काम आएगा। वो अच्छी बात है। सवाल ये है कि बजट में प्रावधान क्या है, लेकिन रामकेश जी का सवाल है कि वीबी जी राम जी में बजट में प्रावधान क्या है जो 40% की इसमें जब 40% का केंद्र ने कह दिया कि आपको 40% स्टेट को देना है, स्टेट को देना है, इसी तो बजट इसमें 40% का प्रोविजन आपको, मैं आपको आज कह रहा हूं, आपने प्रोविजन नहीं किया। इट मींस 1 साल तक नरेगा के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग, उनको कोई काम नहीं मिलेगा। 100% काम मिलेगा। और इसी बजट में प्रावधान नहीं किया आप सुनो तो नहीं क्या करेंगे। लेकिन इसी बजट में प्रावधान होगा, इसी बजट में 125 जो 100 दिन हो रहे हैं वो इसी बजट में, मतलब सुनो तो सही ना रामकेश जी, एक मिनट, आपने भी गया चुनाव जी, इसी बजट में मतलब
बजट तो आज आ गया ना, आ गया। इसी बजट में मतलब सप्लीमेंट्री में होगा सर। इतनी बड़ी योजना का प्रावधान सप्लीमेंट्री में होगा? हाँ 100% होगा। इतनी बड़ी योजना का कौन सा? हाँ बीबी 100% जी राम होगा। जी सर 10 लाख के आसपास कनेक्ट हैं, 40% स्टेट को देना है। हो ही नहीं सकता। करेंगे, 100% करेंगे। मैं आपके माध्यम से कंफर्म कर दूं? हाँ कंफर्म कर दे आप कि भाई बीबी जी राम जी के लिए 40% का जो राजस्थान का मद है, उसका जो भी एक कैपिंग जो भी होगी टेंटेटिव, वो अब अनुपूरक जो बजट होगा उसके अंदर आएगा। 100% करेंगे। आपके एंड से कह दूं मैं? नहीं, हाँ मेरे एंड से आप कह सकते हैं, मेरी हम लोगों की बात हुई है और 100% उसमें ऐड करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रामकेश जी बोलिए। हो नहीं सकता है, करीब इनका तो कुछ मनरेगा का जो देखो, बजट है, रामकेश जी का तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा कहना है, मैं गलत कह रहा हूं अनुपूरक भी आने क्या? दीजिए। आपने अगर कोई इसमें सप्लीमेंट्री आने तो दीजिए सर। प्रावधान हो तो आप बताइए। जब बजट में प्रावधान नहीं है ठीक। तो नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री जो भी आएगा, एक रामकेश साल जी वो कह रहे हैं तक सप्लीमेंट्री जो भी आएगा, जो मुख्यमंत्री पेश करेंगे, उसमें इसकी घोषणा होगी। ग्रामीण क्षेत्र में काम ठप हो जाएंगे। नहीं, रामकेश जी, कोई नहीं होगा, एक भी काम ग्रामीण में ठप नहीं होगा। आप तो केवल आम लोगों को भड़काने वाली बात कर रहे हो ना, ऐसी कोई चीज नहीं। स्टेट की पोजीशन है क्या इतना पैसा देने की? पटवा जी, क्या वाकई में देखिए, एक तो इसी पर जवाब दीजिएगा। ले रखा है एक मिनट सर प्लीज, कहां से लाएंगे आप? रितुल पटवा जी, एक तो इसी पर जवाब दीजिए कि भाई क्या वाकई में इतनी बड़ी योजना बीबी जी राम जी, जिसमें 125 दिन का काम देना है, जिसमें ग्रामीण के साथ शहरी को भी हमने कनेक्ट कर दिया, 40% स्टेट से होना है, उसका प्रावधान इसमें नहीं है। क्या वो सप्लीमेंट्री में हो सकता है? पहली चीज। दूसरा, क्योंकि मैं भी मान रहा हूं, अगर आपके टोटल बजट की कैपिंग 7 से 8% बढ़ती है तो हर सेक्टर में इजाफा 7 से 8% ही होगा। अगर कहीं आपने 10% कर दिया है तो किसी और सेक्टर को 3 से 4% मिलेगा। उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो इस बजट में कौन कौन से सेक्टर है जिनको हम फ्यूचरिस्टिक और इस साल के लिए प्रायोरिटी पर रख सकते हैं? जहाँ तक जो मुख्य बजट में नहीं आया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइमा फेशिया अगर इतना बड़ा कोई स्कीम है तो उसको मुख्य बजट में रखा जाता है। सेकेंडरी जो उसका आता है उसके अंदर यूजुअली नहीं होता है। इस बार का मेरे को पता नहीं है कि इस बार सरकार किस तरीके से डील विद करेगी, पर हाँ जो सेक्टोरल एनालिसिस है उसके अंदर आई हैव गॉन थ्रू सर्टेन सेक्टर्स, तो सरकार ने या दिया कुमारी जी ने पर्सनली जिस तरीके से सेक्टर बेनिफिशियल एक्ट इसमें घोषणाएं की है, मुझे लगता है बहुत ही क्लासिक तरीके से इसको देखा गया है। तो राजस्थान के अंदर देयर आर सर्टेन सेक्टर्स जहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सेक्टर है मेरे जैसे टूरिज्म का है। तो टूरिज्म के अंदर एक अल्ट्रा लग्जरी एक जोन बनाया जा रहा है जैसलमेर के आसपास। होता क्या है कि जितना पूरा हिंदुस्तान का इनबाउंड टूरिज्म है उससे ज्यादा थाईलैंड टूरिज्म करता है। सो इट इज नॉट द एरिया विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज द प्रोसेस इन विच यू प्रोवाइड योर, आपके टूरिज्म को कैसे आप बढ़ावा देते हो। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिया जी ने जैसलमेर को देखा है, और अगर वैसा कोई हम टूरिज्म हब क्रिएट कर सकते हैं तो जैसलमेर इज अ वेरी प्रोस्पेक्टिव से जिसके अंदर हम इनबाउंड टूरिज्म बढ़ाएंगे और उसमें मेजर इंक्रीमेंट होगा। अब ये कह रहे हैं टूरिज्म से हमारा अच्छा रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है। सेकंड आता है, हम लोग आते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर मैडम ने कैपिटल सब्सिडी कही है, पेरोल सब्सिडी कही है। इस प्रकार से टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज है, तो उसको भी उन्होंने काफी उसके अंदर बेनिफिशियल रखा है। ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, बिकॉज राजस्थान के अंदर सर्विस सेक्टर एक बहुत ही मेजर सेक्टर है, और अब एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस प्रकार के काफी सारे कंप्यूटर ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हो रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर को रिप्स के अंदर डाल दिया गया है। तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है उसके अंदर जो बेनिफिट्स आज तक केवल मैन्युफैक्चरिंग को मिल रहे थे, वो सारे बेनिफिट सर्विस सेक्टर्स के लिए इन लोगों ने एप्लीकेबल कर दिया। तो मेरे को लगता है सर्विस सेक्टर इज वन ऑफ द जोन्स, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बाकी मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़े पर सर्विस को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है, जिसमें युवाओं को काफी अच्छा नौकरियों का। अभी तो मत कहिए, राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। सर मैं सिर्फ जो इस बजट के अंदर उन लोगों ने प्रावधान किए उनमें से कुछ सेक्टर्स को जमीन पर हो गए, ये कवर करने की कोशिश करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो है सर जी, सर्विस सेक्टर के लिए है क्या? साथ में रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट डेवलपमेंट को भी उन लोगों ने रिप्स के अंदर कुछ चीजें लेके आए हैं। मेरे को लगता है उसके अंदर भी कुछ अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और जो बेस्ट पार्ट है, तो क्या होता है कि व्यापारी डेवलपमेंट मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ने उसको रिप्स के अंदर लाया है, और उसके अंदर भी काफी सारी चीजें प्रावधान इन्होंने की है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, बिकॉज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक व्यापारी के दर्द को बहुत समझता हूं, और मुझे लगता है कि व्यापारी का दर्द सबसे बड़ा है कि बनिया जो होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है, उसको फ्री छोड़ दो,
उसको बोलो तुम काम कर लो, तो हमें काम कराओ, व्यापार कराओ, वो मेरे लिए सबसे आसान है, मुझे इस कागजी कार्रवाई से दूर कर दो। तो मैडम ने इस बार जो सबसे बेहतरीन चीज़ की है वो उसको वन एप्लीकेशन वन डिजिटल ट्रैक के हिसाब से एक नया प्रावधान किया है, और जहां पे लो रिस्क बिजनेस है वहां पे इंस्पेक्शन भी बंद कर दिया है। तो जैसे जैसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे व्यापारी एक आसानी से व्यापार करेगा। और मारवाड़ी व्यापारी तो वैसे भी ऐसा है, मतलब मैं आज की बात नहीं करता हूं, पिछले 100 सालों में जहां मारवाड़ी व्यापारी पहुंचता है ना, वो क्या नहीं कर सकता उसका मतलब इतिहास गवाह है कि वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया, आप ये उस सेक्टर का जिक्र करें जिसमें 2047 के लिए कहा गया है कि $4.6 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी राजस्थान की होगी, आप उन सेक्टर की तरफ बात कर रहे हैं? सर मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो मुझे लगता है कि बाय दिस रिडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इनटू बिजनेस एंड बिजनेसमैन के व्यापार को ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं होंगे, उनको एक ही एप्लीकेशन पे जाके सारे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, उनको है ना परेशान नहीं किया जाएगा, उनको हर जगह चक्कर नहीं लगाने, एक जगह बैठो आपका सारा काम यहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उससे काफी फायदा मिलेगा। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि दिया कुमारी जी, मतलब जैसे होता है ना एक घर का बड़ा व्यक्ति अपने परिवार का जो बजट क्रिएट करता है ना, उस तरीके से दिया जी ने ये बजट बनाया है, एंड शी हैज अ लेगेसी फॉर दैट आल्सो। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बजट फॉर राजस्थान, और अगर ये ग्राउंड पे उतर जाता है तो मुझे लगता है कि इससे मतलब प्रदेश का काफी अच्छा लाभ होगा। ठीक है सर, मैं बस एक शब्द चेंज कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल बजट नहीं सर, बेनिफिशियरी बजट। चलिए, थैंक यू सर। बिल्कुल है ना, क्योंकि हमें ब्यूटीफुल उसको ऐसा थोड़ी ना कि बहुत सुंदर दिखाना है, हमें बेनिफिशियरी दिखाना है। सर एक आपसे वादा किया था कि आपकी भाषा में बजट को समझाएंगे, टेक्निकल चीजों में नहीं फंसाएंगे, इसलिए मोटे तौर पर आपको समझा रहे हैं कि भाई इस बजट में किसानों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, उद्योग के लिए क्या है, पर्यटन के लिए क्या है, यहां तक कि धर्म के लिए क्या है, सबके लिए बजट दिया गया है। हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद हैं। एकलव्य जी, शुरुआत आपके साथ में ब्रेक के बाद करना चाहूंगा, जरा बताइए, क्योंकि अलग अलग भाषा होती है और टेक्निकल भाषा में ना मैं खुद फंसना चाहता हूं और ना चाहता हूं कि कोई उस भाषा का इस्तेमाल करे, क्योंकि जो उधर 7 करोड़ लोग बैठे ना, उनमें से हो सकता है कि 7 लाख के अलावा उसको समझ ना पाए। इसलिए मोटे तौर पर जरा बताइए इस बार का बजट बीते बजट से क्यों अलग है, और जो कहा जा रहा है कि भाई ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, ऐसा थोड़ी ना है सर, आंकड़े भी तो जमीनी हकीकत के आधार पर बनते होंगे। तो बड़ी 5 या 7 घोषणाएं बताइए जो राजस्थान के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगी। देखिए विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि आंकड़ों और टेक्निकलिटी से हट के अगर थोड़ी बात करी जाए तो कहीं ना कहीं देखिए, जब भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों के साथ गई थी, मुझे लगता है कि उसमें एक जो बहुत ही प्राइमरी मुद्दा था वो पेपर लीक का था। बिल्कुल। और जब से इनकी सरकार बनी है उसमें जो भी काम हुआ है अच्छा, काफ़ी सारे समाधान हुए हैं, परंतु मुझे लगता है कि अब इस बजट में उसकी एक निरंतरता भी दिखाई दी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पे एक स्टेट टेस्टिंग एजेंसी को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी कि इससे आरपीएससी की पावर को कट ऑफ किया गया। नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात यह है विजेंद्र जी कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को अगर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये बहुत आवश्यक होता है कि उसका जो आप युवा में जो पर्टिकुलरली जो अभ्यर्थी और विद्यार्थी वर्ग है उसमें एक असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये जो आपने बात कही ना कि क्या आरपीएससी कट ऑफ होगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो हमें दिखाई देना चाहिए इसमें जब ये इसका गठन हो, वो ये हो कि इसमें कम से कम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हों। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की जगह मतलब जो एक्चुअली, और अभी तक इस सरकार ने इंश्योर किया भी है कि पेपर लीक्स नहीं हुए हैं, और मैं समझता हूं कि यदि अगर ऐसा इस चीज़ को इंश्योर किया जा सकता है तो जब, और ये ऑब्वियस बात है कि अगर असुरक्षा का भाव नहीं होता है तो युवा का परफॉर्मेंस बेटर होता है। नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली स्थिति आप गठन होने से पहले तो मैं नहीं बता सकता ना कि उसका प्रारूप क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। अपॉइंटमेंट हो गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं होगा, अल्टीमेटली इट विल बॉइल डाउन टू इट्स परफॉर्मेंस। कि भाई मतलब जो देखिए विजेंद्र जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में कम से कम इस सरकार ने अभी तक सक्षम ही रही है। एक बड़ी घोषणा हो गई भाई, जो बेरोजगारों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगी कि आपका पेपर लीक नहीं होगा, आप बिना डर के बैठिए, परीक्षा पास कीजिए, इंटरव्यू के झंझट में मत पड़िए। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के साथ पॉलिटिकल विल पावर इतनी जबरदस्त होगी कि वहां पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होगा कोई। जी,
ये कंफर्म आप करें, ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरी बात मुझे जो विजेंद्र जी लगती है कि अभी क्या हुआ, इससे क्या होगा, ये सब बातें तो हमने खूब करी आंकड़ों की। एक दूसरी बात जो मुझे लगता है, देखिए इस बजट में एक चीज़ दिखाई दी कि जो एक सिर्फ कहने के लिए विकसित राजस्थान 2047 का बजट नहीं है, इसमें एक ये दिखाई दिया है कि रादर देन फोकसिंग ऑन कि जो एक कहते हैं कि वोट गैदरिंग घोषणाएं जो होती हैं, उसकी जगह फ्यूचर के लिए इसमें क्या है, उनकी 2-3 बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि 8 लाख करोड़ के MOUs करीब धरातल पे उतार दिए गए हैं, ऐसा सरकार का क्लेम है। परंतु और सर ने भी अभी एक टूरिज्म की बात करी कि एक स्पेशल अल्ट्रा लग्जरी जोन बनाई जाएगी। और आपके अभी यहाँ पे आने से पहले मैं साहब से भी बात कर रहा था, तो बात हो रही थी कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स की जो कमी होती है, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्किल्ड सेंटर्स की जो इस्टेब्लिशमेंट की पर्टिकुलरली बात करी गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो फ्यूचर में जब ये MOUs जो धरातल पे उतरते भी हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सक्सीड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक अच्छी वर्कफोर्स तैयार नहीं होती। और मुझे लगता है कि ऐसे एक्सीलेंट सेंटर्स, और इससे कई चीजें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आज एक घोषणा करी गई है कि 500 स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विदेशों में देखेंगे कई जगह, तो वहां पे जो उच्च शिक्षा होती है, MBA वगैरह, वो सब लोग वो सब नहीं करते, और हर कोई मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत अर्ली स्टार्ट करते हैं। तो वो उसके लिए जरूरी है कि आपको बेसिक स्टेज पे उस चीज की कुछ ट्रेनिंग और शिक्षा दी जाए। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा कदम है। ये होना चाहिए भाई, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर ये सोचे कि करना क्या है, तो ज्यादा अच्छा है ना कि ग्रेजुएशन करने के दौरान उसको पता हो कि करना क्या है। और इसकी डिमांड तो बहुत पहले से हो रही है, क्योंकि आप सोचिए ना, तभी तो ये होता है कि नगर निगम की नौकरी में भी MA पास लाइन में लग जाते हैं। देखिए विजेंद्र जी, आपने देखा होगा कि आज जब वित्त मंत्री जी ने जब वहां पे एक मेंटल हेल्थ सेंटर्स की बात करी, तो वहां पे थोड़ा हल्कापन का माहौल हो गया था। परंतु मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही आवश्यक पहलू है। अगर हमारी फ्यूचर, जिस तरह का आजकल कंपटीशन है और जिस स्ट्रेस सिंड्रोम को समझ ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, और विजेंद्र जी, वो उन चीजों से हम सब लाइफ में डील करते हैं। बिल्कुल, ये एक सच्चाई है। और मुझे लगता है आज एक और आप देखेंगे विजेंद्र जी की एलोपैथी के साथ आयुष को जोड़ने की बात करी गई। और आयुष में क्या इंपॉर्टेंट होता है विजेंद्र जी की, एलोपैथी तो क्या है कि ट्रीटमेंट होता है जब आप बीमार पड़ जाते हो, बट आयुष या जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करता है। तो अगर हमें फ्यूचर में अपनी एक तरह से जैसे कह रहे हैं कि हमें हेल्दी वर्कफोर्स चाहिए, तो ये सब चीजें आज हो सकता है कि उनके बारे में मतलब इतनी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करी जाए, लेकिन इनका इंपैक्ट फ्यूचर में अवश्य होगा। ठीक बात है। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना मनस्वी जी, उसको लेकर सबसे पहले पॉइंट आउट किया, क्योंकि मनोचिकित्सक हैं, वो उस दर्द को भी समझते हैं और जो लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े उसको भी समझते हैं मनस्वी जी। क्योंकि मनोचिकित्सक के तौर पर तो आप उसको समझ ही पा रहे हैं कि भाई इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी अगर कुछ है तो वो स्ट्रेस है। दुनिया डायबिटीज को कह रही है कि हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज है। मैं कह रहा हूं कि शायद हर दूसरा व्यक्ति स्ट्रेस में होगा, ये भी ना कहूं, शायद हर व्यक्ति स्ट्रेस में होगा। और ये इतनी बड़ी स्थिति है, और वहां स्थिति ये भी है कि दूसरे को बता भी नहीं पा रहे, और स्ट्रेस की वजह से सैकड़ों बीमारी आ रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका पायलट प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, एक व्यापक स्तर पर काम होना चाहिए, और मेडिकल सेक्टर के अंदर हर एक, चाहे वो जिला स्तर का अस्पताल है या सिटी अस्पताल है या वो डिस्पेंसरीज हैं, उन सबके अंदर एक मनोचिकित्सक मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए होना ही चाहिए। जैसे जाते हैं ना, भाई BP चेक कर लीजिए इसका, चलिए शुगर चेक कर लीजिए इसका, हाइट चेक कर लीजिए, तो उनका मेंटल स्ट्रेस भी चेक कर लीजिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस दिशा में कार्य हो रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, अब उनको स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया है, यानी कि उनको धीरे धीरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ प्रमोट किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप वे में। यानी कि कोई भी एक दूर दराज का भी इलाका है तो वो किसी भी स्पेशलिस्ट सेंटर से बहुत दूर नहीं रहेगा, और निदान आपके पास में पहुंच रहा है, आपकी एमरजेंसीज जल्दी ट्रीट होंगी और आपको ज़्यादा अच्छे रूप से उपचार मिल पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस हिसाब से नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, उससे आपकी जो मैन पावर जो है वो ज़्यादा ज़्यादा जनरेट हो रही है। आपके पास में अभी जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, यानी कि जो हम मान के चलते हैं आदर्श परिवर्तन की हर 2000 व्यक्ति पे एक व्यक्ति डॉक्टर आपको उपलब्ध होना चाहिए, हम उससे कोसों दूर हैं।
अब जिस हिसाब से नए नए लोगों को मौका मिलेगा कि वो MBBS कर सकें या आयुष के द्वारा कर सकें, आयुर्वेद कर सकें और किसी न किसी रूप में एक चिकित्सक की भूमिका निभा सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उपचार सुलभ हो ठीक सके। है, देखिए मैं एक बार, क्योंकि इसका जिक्र एकलव्य जी ने भी किया, आपने भी किया, आयुष ये शब्द बार बार इस्तेमाल करें। आयुष कोई शब्द नहीं है, ये 5 पद्धतियां हैं। A से आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। अब बढ़िए, पांच ये बीमारियों को ना होने देने की वो पद्धतियां हैं जो हम आदिकाल से निभाते आ रहे हैं। हालांकि यूनानी हमारी नहीं है, सिद्धा भी काफी हद तक हम कह सकते हैं कि हमारी नहीं, लेकिन हाँ 3 हमारी और फिलहाल 5 हमारी आयुष के अंतर्गत कवर होती है। अब बढ़िया आगे देखिए, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव भी नहीं भी है और क्यूरेटिव भी है। ठीक बात, ठीक है। होम्योपैथी के अंदर क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी अपन बात करते हैं। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव जो भी है वो तो सब फिर लाइफस्टाइल क्योर करने की रिलेटेड जरूरत ही कहाँ है। है? जहाँ भी लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस की बात करते हैं, जो मेटाबॉलिक चेंजेस की बात करते हैं, जहाँ भी हम कहते हैं कि बॉडी इम्यून मेडिसिन की हम बात करते हैं, वहाँ सारा का सारा काम प्रिवेंटिव के ऊपर है, क्योंकि प्रिवेंटिव करने से हम कई चीज़ों से बच जाएंगे जो आगे नहीं होंगे। तो प्रिवेंटिव के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस का काम हो रहा है। दूसरी बात, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करने की बात हो रही है, मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करने चाहिए। जैसे आपने कहा डिसेमिनेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक रूप से उसको किया जाना चाहिए, केवल जयपुर के ऊपर ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में, और बल्कि अगर हम कहें कि नोडल जो एरियाज़ हैं उन नोडल एरियाज़ पे जितना ज़्यादा काम होगा उतना ही ज़्यादा हम इस लेवल को ये कह रहे हैं एलिवेट कि कर हेल्थ पाएंगे। सेक्टर को बहुत अच्छा इसमें कवर किया गया है और उसका इम्पैक्ट हम अगले 1-1.5 साल में देख लेंगे। जी जी ठीक है शाहपुरा सर, क्योंकि टूरिज्म को लेकर आप कह रहे हैं कि भाई 10 में से 8 नंबर आपने दिए, 2 नंबर आपने जो काटे उसका भी जिक्र किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम जब ये कहते हैं कि भाई नए टूरिस्ट स्पॉट हमें ओपन करने चाहिए, एक्सप्लोर करने चाहिए, जितना राजस्थान को मैंने समझा और जितना मैं राजस्थान घूमा, क्योंकि लगभग 200 विधानसभा में घूम चुका हूं राजस्थान की, मुझे तो सर कण कण में पर्यटन नजर आता है। तो समस्या ये है कि हम क्यों हर बार ये देखते हैं कि सरकार ये करे, प्राइवेट सेक्टर, बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहां सरकार से बहुत आगे चलकर काम कर रहे हैं, तो हम खुद उन गेटवे को ओपन क्यों नहीं करते हैं जहां से हम एक नया टूरिस्ट ला सकते हैं? सर ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि टूरिज्म को स्टेट इंडस्ट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। इट इज हाई टाइम। नहीं तो प्रायोरिटी सेक्टर तो है ना सर, उद्योग नहीं, स्टेट इंडस्ट्री सारे प्रायोरिटी सेक्टर में डालो आप इसको। ठीक है, अभी आपने उसको उद्योग का दर्जा तो दिया है, मगर सारी जो मूलभूत उद्योग की सुविधाएं हैं वो अभी नहीं मिल रही है। खाली टैरिफ में ही अभी तक और रेट्स के अंदर ही हमको उद्योग का अभी फायदा मिल रहा है। इसको पूरे स्टेट के अंदर अगर टूरिज्म को अगर आप स्टेट इंडस्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका बहुत फायदा होगा। सर पॉइंट में गिनाइए, अगर मानिए आज मान लेते हैं भाई स्टेट इंडस्ट्री हो गई टूरिज्म, सर तो फिर क्या क्या बदलेगा? सबसे पहले तो ये है कि आपका जो ग्रामीण पर्यटन है, जिसको बार बार कहा जा रहा है, जो ग्रामीण पर्यटन नीति भी आ गई है, वो आज जाके धरातल पे इसलिए नहीं उतर रही है कि ग्रामीण पर्यटन नीति के अंदर जो भी रेवेन्यू एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्योंकि रेवेन्यू बेस है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, उनको उसके ऊपर कर्जा नहीं मिलता है। इस बार इस बजट के अंदर उसके बारे में जिक्र किया गया, आपने अगर देखा हो, पिछले बार जब हमने टॉक शो किया था उसमें मैंने ये पॉइंट उठाया था कि ये सरफेसी एक्ट के अंदर आता है, इसलिए इनके ऊपर कर्जा नहीं मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2 टायर 3 टायर जो सिटी है सर आपकी, उसके अंदर जो निवेश है वो इतना होगा। आप फार्म टूरिज्म की बात कर लीजिए, आप एग्रो टूरिज्म की बात कर लीजिए, आप इंटीग्रेटेड विलेज की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी 51% लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर के पास है राजस्थान के अंदर, जिसमें 75% तो आपके बारिश से इरिगेट हो रही है, केवल 25% ऐसी है जो कि सेल्फ इरिगेटेड अपने साधन से कर रहे हैं। तो टूरिज्म केवल मात्र सर एक ऐसा उद्योग है जो कि आपको हर जगह आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपका जितने भी ये स्टार्टअप्स आप लेके आ रहे हैं, 3 कमरे से लेके सर 3 कमरे से लेके 6 कमरे 7 कमरे 8 कमरे, आप देखिए जो ग्रामीण के अंदर आदमी रह रहा है, जिसका मकान है, आपने पेइंग गेस्ट स्कीम बना दी, आपने गेस्ट हाउस स्कीम बनाई है, उसका ज्यादा फायदा तो शहर में हो रहा है। ठीक है, एयरबीएनबी का ज्यादा फायदा शहर में हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर आपको पर्यटन को बढ़ाना है ना, तो आपको सर इसको टूरिज्म को स्टेट इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दीजिए प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, और टूरिज्म इंफ्रा बॉन्ड लाइए आप पब्लिक के अंदर, और वो जो पैसा आएगा वो आप डेवलपमेंट पे खर्च करिए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि टूरिज्म को हमारे को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रेगुलेशन, बहुत लंबा समय आ गया सर कि 30-30 40-40 पुराने साल हमारे जो एक्ट हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, उसको बदलने का समय आ गया है, वो बदल देने चाहिए।
CLU तो आप राजस्थान में CLU को लेके इतनी बड़ी सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसके लिए सजेशन दे रहे हैं 2027-28 के लिए दे रहे हैं। नहीं सर, हमने तो सजेशन प्री बजट भी दिया था और आप कहेंगे तो वापस दे देंगे। वैसे मैं मानता हूं कि सरकार इस वक्त बहुत संवेदनशील है। हो सकता है कि बजट के बाद भी ना हो तो भी बीच में इसको कर दिया जाए, क्योंकि उनको राजस्थान को डेवलप करना है। चंद्रभान आज्ञा जी, मैं सही कह रहा हूं ना? अभी आप भाई देखिए सर, मकसद बजट थोड़ी ना, मकसद राजस्थान को डेवलप करने का है, और उसमें जो बेहतरीन सजेशन होंगे उसके लिए बजट की भी जरूरत नहीं, उसे तो कभी भी कैबिनेट की मंजूरी के साथ अप्रूव किया जा सकता है। कर सकते हैं। राजस्थान के फेस्टिवल्स भी देखिए सर, अभी आप पिछले साल में देखिए कि तीज और गणगौर के अलावा अन्य फेस्टिवल के अंदर भी कितना रुझान पब्लिक में आया है। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जो राजस्थान की पब्लिक है वो इनके प्रति अपने आप, ये हमारे डीएनए में है सर, इसके लिए कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको राजस्थान को दुबई बनाने की, बाकू बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो कण-कण में पर्यटन राजस्थान ही बेहतरीन है सर, राजस्थान ही उसको दुबई बेहतरीन बनाने की है। जरूरत आपको नहीं। तो खाली उसको ठीक बात भाई, आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई सच करना है और उसको यहाँ आपको का- चार्ज करना है। यहाँ का शौर्य आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ की संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ की सभ्यता कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ का पहनावा कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ के मॉन्यूमेंट कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी डाइवर्सिटी कि आपको रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान आ जाइए, आपको झीलों की नगरी देखनी है तो राजस्थान आ जाइए, आपको सूर्य नगरी देखनी है तो राजस्थान आ जाइए, आपको शौर्य देखना है तो राजस्थान आ जाइए, आपको कहानियां सुननी है तो कहानियां राजस्थान सुनिए तो भी आइए। राजस्थान आ जाइए। तो स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको चंद्रभान आज्ञा जी से बेहतर कोई समझता भी नहीं, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं वहाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन चंद्रभान आज्ञा जी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कही जाती हैं और वो हो नहीं पाती हैं। अब चूंकि आप एक लंबे अंतराल तक विधानसभा का हिस्सा रहे हैं, जो बजट होता है उसमें दो तरीके की घोषणाएं होती हैं। एक घोषणा कर दी गई जिसकी फिजिबिलिटी चेक हुई है, कुछ घोषणाएं ऐसी होती हैं जिनकी जब धरातल पर उतरते हैं तो फिजिबिलिटी नजर नहीं आती। जो बीते कुछ बजट देखे होंगे इसमें आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज होता है जिसकी धरातल पर आकर फिजिबिलिटी जीरो हो जाती है, और वो घोषणाएं इसलिए पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो टेक्निकल पेज में फंस जाती हैं। और जो इस बार का बजट है, इनमें क्या लगता है आपको कि ऐसी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? मैंने इस सरकार में देखा साहब, घोषणा जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने करी वो फॉलो अप कराया, और वहाँ करीब करीब 90% वो काम चालू हो गए। आज मैं ज़्यादा नहीं, मेरी विधानसभा में पिछले बजट में भी इन्होंने अच्छा पैसा दिया, चित्तौड़गढ़ जिले में भी इन्होंने अच्छा पैसा दिया, और जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने घोषणा करी, कोई घोषणा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करी या कोई इस प्रकार की नहीं करी, वहाँ सब पे धरातल पे काम चालू हो गए, धरातल पे अच्छे काम हुए हैं और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो इन क्यों डबल इंजन की सरकार है, इसलिए कोई बजट का और पैसे की मैं नहीं सोच सकता हूँ कोई कमी रहे, और उसी के आधार पर भजन लाल जी का पल ये था कि नए थे, कैसे होगा क्या होगा, पर इन भजन लाल जी ने जिस प्रकार का काम मिलके किया है, जिन मंत्रिमंडल के साथ मिलकर काम किया है, एमएलए सबसे सलाह मशवरा करके जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत डेवलपमेंट का काम किया है। और नीचे धरातल पे मैं तो पिछले 5 साल भी सरकार में रहा हूँ, उसके विपक्ष में भी रहा हूँ और अभी भी रहा हूँ, पर डेवलपमेंट का काम जो अभी इन्होंने करी, घोषणा बना, बहुत सी घोषणा ऐसी होती है जो 5-5 साल पूरा सरकार के कार्यकाल पूरा हो जाता है सरकार का, तो भी काम हो नहीं पाते। पर इस सरकार ने जो घोषणाएं करी वो घोषणाएं धरातल पे ही है, वो काम चालू हुए हैं, उन प्रकार के काम किए हैं, और वास्तव में इतना अच्छा काम और इतना अच्छा बजट इस सरकार ने दिया है। मैं तो इतनी जितनी भी बधाई के पात्र हैं, सीएम साहब भी बधाई के पात्र हैं, दिया कुमार जी बधाई के पात्र हैं, और पूरा मंत्रिमंडल ही बधाई के पात्र है कि इन्होंने अच्छी सोच रख के बड़ा 2047 को मानकर इन्होंने बजट दिया और अच्छा शिक्षा पे नहीं, इसको तो महिलाओं के लिए राजस्थानी मैं भी अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि जब आप फ्री बीज की तरफ बढ़ते हैं ना तो तात्कालीन राहत तो मिल जाती है, दीर्घकालिक राहत नहीं होती, क्योंकि उससे प्रेशर बहुत आ जाता है, उससे कर्जा बहुत हो जाता है, जो बीती कुछ सरकारों के अंदर देखा भी है। फिजिबिलिटी का होना जरूरी है, व्यावहारिक होना जरूरी है, और ये शायद मैं कह सकता हूं कि देश में पहला राज्य होगा जहां सरकार आने के साथ इन्वेस्टमेंट समिट हो, फिर उसको लेकर मंथली बाकायदा मीटिंग्स हो जो मुख्यमंत्री खुद लें, फिर उसके बाकायदा एग्जीक्यूशन को मुख्यमंत्री खुद चेक करें, फिर वो इंडस्ट्री लग रही है नहीं लग रही है, उसमें क्या पेच आ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद मीटिंग करें। और यही तो है ना कि 1 साल के अंदर 8 लाख करोड़ जमीन पर आ जाए, 1700 के आसपास लघु उद्योग जिनको 800 एकड़ के आसपास जमीन अलॉट हो जाए, ये राजस्थान में तभी तो मुमकिन हुआ ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बजट के अंदर जो घोषणाएं हैं वो बहुत फिजिबल और चेक करके हुई होंगी ना, भाई सबसे बातचीत करके कि भाई इस घोषणा को हम करें, 1 साल में हम इसको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पहले चेक कर लेते हैं, ये तो हुआ ही होगा। चंद्रभान जी, बजट जहाँ बोले राजस्थान का मामला हो या बजट की घोषणा करी हो, कोई भी जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है,
वहाँ का कलेक्टर हर महीने 15 दिन में वहाँ बैठक लेके कहाँ कहाँ क्या रिव्यू हुआ, क्या काम हुआ, सभी अधिकारियों को बिठा के उस प्रकार की बहुत रही है। यहाँ के मंत्रिमंडल के जो सदस्य प्रभारी हैं जिले के, वो लेके वहाँ बैठक ले रहे हैं, या प्रभारी अधिकारी हैं वो उस प्रकार की बैठक ले रहे हैं। हम सब एमएलए को साथ बैठ के कह रहे हैं आपका कौन सा काम हुआ, कहाँ अड़चन हुई है, किस प्रकार का कहीं दिक्कत है, कहीं फॉरेस्ट की दिक्कत है, कहाँ कौन सी दिक्कत है, इस प्रकार की सभी रिव्यू लेके, ऐसा कोई जगह नहीं उसकी रिव्यू लेके, उनकी सरकार की भावना है बहुत। क्यों गहलोत साहब तो बहुत जादूगर थे, उसको तोड़ मरोड़ के एक ही बजट को 3-3, 4-4 साल तक वो रख लेते थे। पर इनका भजन लाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री जी, इनका व्यू है कि जो भी काम मैंने इस प्रकार की घोषणा करी वो एक साल अगले बजट से पहले वो काम चालू हो जाए। मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाती है, इस बजट के लिए भी मॉनिटरिंग कमेटी होगी, रिव्यू भी ले रहे हैं और कामों को नीचे धरातल पे आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरह काम हो। ठीक है एकलव्य जी, क्योंकि देखिए इस सरकार में मैंने बहुत कुछ नया देखा। मैं सरकार के पक्ष में नहीं, लेकिन जो सरकार अच्छा काम करे उसके पक्ष में यकीनन होने की जरूरत होती है। जो मॉनिटरिंग कमेटी भी बनती है कि भाई पिछले साल का बजट उठाइए, कितने काम पूरे हुए ये बताइए, जो काम अभी अंडरलाइन है वो कितने दिन में पूरे होंगे ये बताइए, जो काम अभी तक नहीं हो पा रहे हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये बताइए। जब ये होता है तभी तो ये होता है ना कि 2 साल के अंदर 33% तो पूरे ही हो गए काम, ज्यादातर पाइपलाइन में है। शायद 200-250 के आसपास कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, और वो एक ऐसा रेशियो है जो कह सकते हैं कि इतनी प्लस माइनस होती है, क्योंकि उसको छोड़ देंगे तो 80% तो एग्जीक्यूट हो गया। फिर देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के लिए ये सिर्फ किसी सरकार के लिए नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही क्रूशल होता है कि डे टू डे मॉनिटरिंग हो। बिल्कुल, मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि मुझे लगता है कि जो पार्टी किसी चुनाव में किसी पोल प्रोमिसेस के साथ जाती है तो उन पोल प्रोमिसेस पे डिलीवर करना तो मुझे लगता है उसकी प्रायोरिटी होती होगी, तो उसकी तो मेरे ख्याल से डे टू डे मॉनिटरिंग में भी वो प्रायोरिटी पे रहता होगा। सेकंड जो होता है वो मुझे लगता है वो सरकार का विजन होता है, और थर्ड जो होता है वो सरकार की एम्बिशन होती है। तो मुझे लगता है कि इन 3 क्राइटेरिया पे सरकार मेरे ख्याल से मॉनिटरिंग करती है, और जो हमें मतलब दिखाई दे रहा है एटलीस्ट कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मॉनिटरिंग होती है और एग्जीक्यूशन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक और बात विजेंद्र जी, जो पिछली बार अपन बात कर रहे थे, मुझे इसमें विजन भी नजर आ रहा है जी। आप देखिए, मैं एक आंकड़ा बस ऐसे ग्रीन एनर्जी को लेकर दे रहा हूं जी। 2023-24 के आसपास हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो थर्मल पर बहुत ज्यादा थी जी, जो 55-60% के आसपास थी। अभी हमारी डिपेंडेंसी जो है वो ग्रीन एनर्जी पर है। अभी 53.6 गीगावाट के आसपास का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। 2030 तक हम 90 गीगावाट तक के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये विजन है कि भाई हमारी जो बंजर भूमि है, हमारा जो मरुस्थलीय इलाका है, क्यों ना उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी की खेती करें। विजेंद्र जी, एक्चुअली विजन के साथ ये राजस्थान के पोटेंशियल की भी बात है। आप पाएंगे कि आप देखिए, पोटेंशियल तो हमेशा ही था, सरकार ने नहीं देखा। एग्जैक्टली वही आपको कहना चाह रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि जिन अडानी जी की आज विपक्ष सबसे ज्यादा कंप्लेन करता है, अशोक गहलोत जी ने भी जो अपने सरकार के आखिरी में जो एक इन्वेस्टमेंट समिट किया था उसमें रेड कारपेट बिछा के उनको 60,000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स आवंटित किए गए थे। तो द पोटेंशियल हैज ऑलवेज बीन देयर राजस्थान में। लेकिन उसका आंकड़ा भी देख लीजिए भाई, 10% के आस की भी फिजिबिलिटी नहीं थी। 20,000 करोड़ के आसपास ही तो जमीन पर आए थे। एग्जैक्टली तो लेकिन क्योंकि इस सरकार ने उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करा, उसका एक प्रॉपर जिसे कहते हैं रोड मैप बना के डे टू डे मॉनिटरिंग करके और इंप्लीमेंटेशन किया गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार का विजन अच्छा है और इस बजट के जरिए जमीन पर और अच्छा काम और इंप्लीमेंटेशन भी अच्छी है। ठीक है, 10 में से कितने नंबर देंगे? एक विजेंद्र जी, एक छोटा सा प्रोग्राम वाइंड अप करना है, बोलिए। लास्ट पॉइंट एक कह रहा हूं विजेंद्र जी की, अभी हमने जो और बातें करी ना कि टूरिज्म सेक्टर को एक इंडस्ट्री डेवलप करना और ये पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है, एक और जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी आज के बजट में वो एक ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात थी, जिसमें कि मतलब एआई के यूज के साथ, इक्विपमेंट्स के यूज के साथ ट्रेनिंग की भी बात करी गई। मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी कि आप पाएंगे कि हमारे राजस्थान में अभी ट्रैफिक कोई इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है जिस तरह से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में है। लेकिन जयपुर में तो है। नहीं, लेकिन विजेंद्र जी जयपुर में तो है, जयपुर में भी आप दिल्ली, बॉम्बे से तो कंपैरिजन नहीं है ना विजेंद्र जी। इशू ये है विजेंद्र जी की सरकार की इंटेंट ये दिखती है कि समस्या को महामारी बनने से पहले उससे डील करना। तो मुझे लगता है दैट इज अगेन इट रिफ्लेक्ट्स बीमारी को वक्त रहते समझा जा रहा है ताकि उसको अच्छा आसानी से उसका इलाज कर सके। शुक्रिया एकलव्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रितुल पटावा जी आपका भी शुक्रिया, चबुरा जी आपका भी शुक्रिया और चंद्रभान आकिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बजट जनता का, जनता के लिए है, जनता के ही पैसे से है, लेकिन सरकार ने जिस अंदाज में इस बजट को पेश किया है वो बता रहा है कि यह बजट लोक लुभावन के लिए नहीं, ये बजट व्यावहारिकता के लिए, ये बजट
अल्पकालिक नहीं है, ये बजट अल्पकालिक के साथ दीर्घकालिक है। ये बजट हो सकता है आज आपकी जेब के अंदर 20 पैसे बचाए, लेकिन फ्यूचर में 20 रुपए आपके बजट में आए, आपकी जेब में आए, उसके लिए काम हो रहा है। इसलिए हर सेक्टर को बहुत बारीकी से डिफाइन किया गया है और जिन जिन सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं भविष्य के लिए कि यहां से एक अच्छा रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है, उन सेक्टर को बूस्टर डोज इस बजट में दी गई है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।